Hello everyone, welcome to Dakshina's e-learning platform and this amazing session. And today we are going to discuss the chemistry part of FST 2. तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार आपका और पेपर्स की तरह नहीं है, I mean जो ऑलरेडी हमारे पेपर्स हुए हैं HST 1, HST 2, FST 1, उनमें क्या है कि आपके क्वेश्चन सारे इनऑर्गेनिक के एक साथ थे, ऑर्गेनिक के एक साथ थे, फिजिकल के एक साथ थे। इसमें मिक्स्ड है बट अगेन इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस बार मिक्स्ड ही हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, जो हमारा पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। और उसमें अगर हम देखें तो पूछा गया है आपका कार्बन फैमिली से, आसान क्वेश्चन है बेटा, फुलरीन के बारे में पूछा है C60 कंटेन्स। तो ये क्वेश्चन आप कई बार देखते होंगे जहां पे पूछते हैं कि यार कितनी 5 मेंबर्ड रिंग्स और कितनी 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है कि यार C60 मानो नहीं दिया, कोई दूसरा आपको दे दिया गया, मान लीजिए C72 दे दिया है, कुछ भी इस तरह का, कोई भी CX, राइट, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है 60 से ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको पूछ लिया कि कितनी 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगी। यहाँ पे 5 मेंबर्ड मान लीजिए आपको दे दी गई है, फॉर सपोज 12 ही है 5 मेंबर्ड, और फिर अगर 6 मेंबर्ड पूछ ले कितनी होंगी, तो वो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बेटा। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि आपसे पूछा केवल इतना गया है कि कितनी 5 मेंबर्ड है, कितनी 6 मेंबर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में हम देखें C60 में कितनी, तो ये थ्योरेटिकल अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि C60 में अगर हम देखें तो अपनी क्या होती है बेटा, 12 होती है क्या 5 मेंबर्ड होती है अपनी, और 20 होती है क्या 6 मेंबर्ड रिंग्स, राइट। अब कैसे पता लगेगा कि जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आ गया, ये तो आसान है भाई, सबको आता है ये तो, कि ऐसे याद कर सकते हो कि 5 छोटा है तो जो 5 मेंबर्ड है वो भी 6 मेंबर्ड वालियों से कम है। ये 12 है बेटा, ये 20 है, ये 5 मेंबर्ड थी, ये 6 मेंबर्ड है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे मान लीजिए आप एक बात याद रख लीजिए कि जो 5 मेंबर्ड है वो 12 ही होती है, ठीक है। अगर आप कोई और भी लेंगे तो उसमें भी क्या है बेटा 12 ही होंगी। तो मान लीजिए इसमें बोल देता हूँ कुछ CX में बोल देता हूँ, मतलब मेरे पास कितने हैं X कार्बन है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर मुझे पता लगाना है कि 5 मेंबर्ड कितनी है, 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड लेट से उन्होंने 12 दे दिए हैं, हमें 6 मेंबर्ड नहीं पता कितनी है, ठीक है। 6 मेंबर्ड को क्या अपन मान लेते हैं, कुछ Y मान लेते हैं, कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन्स को C ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और मेरे पास क्या है 6 मेंबर्ड हमने माना Y है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 मेंबर्ड कितनी है बेटा 12 है, ठीक है। हर एक 5 मेंबर्ड में कितने कार्बन है, अभी के लिए ऐसे समझते हैं, हर एक 5 मेंबर्ड में कितने कार्बन, 5 कार्बन, और अगर 12 है तो कितने हो गए टोटल कार्बन अगर हम देखें तो। अभी ये मत देखिए कि सर वहां पे शेयर भी तो हो रहे होंगे कार्बन अलग अलग रिंग में, उसको भूल जाइए। अभी पहले सिंपल रखते हैं कि 12 5 मेंबर थे तो 12 into 5, 6 मेंबर कितनी है बेटा Y हैं, तो 6 into Y, इतने टोटल मेरे कार्बन हो गए। लेकिन आप ध्यान देना कि हर एक कार्बन जो होगा आपका बेटा वो 3 रिंग का पार्ट होगा। तो मतलब मैंने क्या किया है, उसको हर एक रिंग में, मतलब एक कार्बन जो है 3 बार काउंट हो गया है, क्योंकि ईच कार्बन इज पार्ट ऑफ 3 रिंग्स, ठीक है। तो हमने कहा कि बाई 3, और ये हमें क्या देना चाहिए C की वैल्यू, ठीक है, ये हमें क्या देना चाहिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ से आप क्या है, इस फॉर्मूले से आप Y निकाल सकते हो, दैट हाउ मेनी 6 मेंबर्ड रिंग्स विल बी देयर इफ लेट्स से यू नो नंबर ऑफ कार्बन्स आर सम X C व्हाटएवर, ठीक। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। C60 के लिए अगर हम देखना चाहें तो लीजिए 60, ठीक है, और हमने कहा था ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 180, ये हो जाएगा 60 प्लस 6Y, और Y अगर हम यहाँ से निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 120/6, दिस इज 20। तो यहाँ से सही आ रहा है कि 6 मेंबर्ड कितनी होंगी 20 होंगी, ठीक है। याद रखना 5 मेंबर्ड कितनी होती है बेटा 12 ही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर आ जाएगा 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स, ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या पूछा गया बेटा आपसे, 92 सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। देखिए आसान है, दो होती है भाई, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब इंट्रा मतलब एक के ही अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई है, ठीक है, वो होगी बेटा इंट्रा। इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर, है ना, सेम टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पानी का एक अपने पास क्या H2O है, ठीक है, तो सेम टाइप के हैं दोनों, H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन दोनों दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि H2O के अंदर ही नहीं है, वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। समझने के लिए और कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए, जैसे मान लीजिए जो हम बार बार पढ़ते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक क्वेश्चन आप जनरली देखते हो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है आपका मोर वोलेटाइल है देन पैरानाइट्रोफिनॉल। उसका रीजन भी हम यही बोलते हैं कि इसमें ऑर्थो, उसमें क्या बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है एक ही मॉलिक्यूल है,
इसी के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस इज इंट्रा, ठीक है। तो इंटर मतलब दो अलग अलग के बीच में मिलना चाहिए, हमें ये बताना है। ऑप्शन 1 देखिए क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए बेटा। क्लोरल हाइड्रेट की अगर आप बात करोगे तो CCl3, एक Cl हो गया बेटा, 2 Cl हो गया बेटा, 3 Cl, ठीक है। इधर CH होता है, उसको आप हाइड्रेट कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा OH OH। और ये लीजिए यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी इंट्रामोलिक्यूलर है, इंटर नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा आपको दिया गया है, बहुत ही आसान था। आप सिंपल इधर ही देखोगे तो दिया हुआ है H2O प्लस ROH, एल्कोहल दिया हुआ है बेटा और वाटर दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगी आपकी इंटरमोलिक्यूलर ही होगी, एल्कोहल और पानी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, इंटरमोलिक्यूलर हो जाएगी। थर्ड अगर आप देखिए, थर्ड आपको दिया गया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज आवर थर्ड ऑप्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अगेन इंट्रामोलिक्यूलर नॉट इंटर, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ है निकल DMG ट्वाइस। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है, तो क्या दिया गया बेटा आपको, निकल DMG2, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें भाई DMG क्या है ना, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट, अगर हम देखें बेटा तो ये हो गया हमारा डाइमिथाइल डबल बॉन्ड N, ठीक है बेटा। ये आपका निकल हो गया इधर से, ठीक है। ये O माइनस OH, ठीक है। सिमिलरली इधर भी दूसरा, दो हैं DMG के, तो N, ठीक है बेटा। डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ओके। इसको थोड़ा सा मिथाइल और N पे इधर O माइनस, इधर पे बेटा OH। तो ये देखिए, तो इसलिए एक जगह पे और क्वेश्चन आया था कि एनाइल DMG जो है उसमें कितनी आपकी रिंग्स बनती हैं, तो वहां पे अगर आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली भूल जाओगे, इनकी वजह से क्या है, 2 रिंग एक्स्ट्रा आ गई हैं भाई। 2 5 मेंबर रिंग तो ऑलरेडी बन रही थी, 1 2 3 4 5 मेंबर की, एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, लेकिन जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है उसकी वजह से ये वाली और ये वाली क्या है, एक्स्ट्रा आई हैं। और देख सकते हो भाई एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बेटा, भाई ये तो पूरा एक ही है ना, तो उस एक के अंदर ही हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रा होगी। तो इंटर वाला एक ही था, एल्कोहल और पानी के बीच में। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं भी पता था तो भी आपको ये तो बता ही सकते थे कि यार वाटर और एल्कोहल दिया गया है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो तो इंटर ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या बेटा हमारा करेक्ट आंसर होगा अगेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। और यहाँ पे कुछ बच्चों का ये शायद गलत हो गया हो, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन जहाँ पे आप फंस सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी बतानी है बेटा किस किस की, ऑक्साइड, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड O2 माइनस जो है अपना, और आपका परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की। तो हमें बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर आप देखो बेटा तो मोर और लेस सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड क्या बेटा आपके स्टेबल होते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं अल्कली अल्कलाइन में कौन परऑक्साइड बनाता है, कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, वो सारी चीजें नहीं पूछी गई हैं। तो अगर हम देखें कि परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वो क्या है बेटा आपके रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि वो उतने स्टेबल नहीं है, तो अगर हम देखें ऐसे मान लीजिए, अगर बात करो H2O2 की ही बात अगर हम करें, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा, ये आपका किस में जाता है, H2O प्लस किस में जाएगा, O2 में जाएगा, राइट। तो इसका 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो अगर हम समझें तो जो आपका परऑक्साइड था O2 2 माइनस, वो किस में गया है, यहाँ पे आपका ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में चला गया है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो सुपर ऑक्साइड होगा O2 माइनस, वो किस में जाएगा बेटा, वो आपका परऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो इस तरह से क्या है आपका चाहे परऑक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो, दोनों ही क्या है बेटा आपके रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं, व्हिच मींस दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। और जनरली जो कंपाउंड्स आपके बनते हैं बेटा वो क्या है, सारे ऑक्साइड्स ही बनते हैं, तो ऑक्साइड्स आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस तरीके से हम इसको सोच सकते थे। तो हमने कहा ऑक्साइड वुड बी मोर स्टेबल देन बेटा आपका ऑर्डर ये आता है परऑक्साइड और फिर आपका सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखना इस वाली बात को आप। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा वो भी अगेन ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 94। एंड 94 में क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है बेटा। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज ओके, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, बट रिएक्शन क्या है, आपके पास एक मेटल M है, ग्लाइसिन एटो है अपने पास, उसके 2 हैं, 2 लिगेंड ग्लाइसिन एटो हैं और 2 ही अमोनिया के हैं बेटा। इस कॉम्प्लेक्स पे और प्लस चार्ज है
और उन्होंने क्या किया है, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कर ग्लाइसिनेटो से रिएक्शन करवाई है और ग्लाइसिनेटो ने अमोनिया को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे अमोनिया के दो चले गए हैं। अपने को पता है ग्लाइसिनेटो क्या बचा अपना, बाइडेंटेट लिगेंड है, व्हिच मींस इसका एक आएगा तो अमोनिया के दो जाएंगे। क्यों है भाई बाइडेंटेट? अगर हम देखें तो इससे आपका हो जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, या इससे भी और नाइट्रोजन से भी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बेटा, ये इसके पास O माइनस भी डोनर है, N भी एक डोनर है, तो दो डोनर हैं एक में, तो बाइडेंटेट है, तो NH3 के दो निकलेंगे। तो ग्लाइसिनेटो के दो ऑलरेडी थे, एक और आ गया, तो Gly थ्राइस। और सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मेरा ये इस तरह से मेटल है तो बेटा यहाँ पे तो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, व्हिच मींस ये किलेटिंग लिगेंड है, किलेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो किलेशन है, तो हम बोल रहे हैं किलेटिंग लिगेंड, राइट। तो अब देखिए, अगर दो ग्लाइसिनेटो के बेटा ऑलरेडी थे तो कितने रिंग बनेंगी भाई, एक से एक बन रही है, दूसरा आएगा तो दो बन जाएंगी। सिमिलरली अगर तीन आ गए तो तीन बन जाएंगी, तो रिंग आपकी एक से इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज़ दिस इज ए किलेटिंग लिगेंड, तो स्टेबिलिटी आपकी बेटा बढ़ेगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, रिंग्स भी बढ़ेगी। और सबसे पहला ऑप्शन है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल M कैन बी D2sp3 इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए इस पे -1 चार्ज है तो मेटल पे क्या हो जाएगा आपका +3 चार्ज, राइट। तो बोल रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकता है। हो सकता है, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, भाई कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि भाई स्कैंडियम 3+ हो जाए बेटा, टाइटेनियम 3+ हो जाए, कुछ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने टाइटेनियम 3+ लिया, टाइटेनियम का हम बोलते हैं क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, व्हिच मींस बेटा 3d2 होता है और क्या होता है 4s2, राइट। अच्छा, +3 करेंगे तो क्या बच जाएगा, +3 करोगे तो बच जाएगा बेटा 3d1, और 3d1 में अगर आप देखो 1 2 3 4 5, ये आपका एक ही है। तो D2sp3 के लिए मुझे क्या चाहिए, 3d में दो खाली चाहिए, एक 4s में और फिर आगे 4p आएगा, तो मुझे दो तो इजीली खाली मिल रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 तो आसानी से हो सकता है, ये ऑप्शन भी सही है। कैन भी दे रखा है तो ऑप्शन 1 भी ठीक है। तो क्या हो जाएंगे बेटा आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दीज। वैसे भी इन पेपर्स के लिए हमें ट्रिक भी पता है कि अगर नॉट रियली द ट्रिक, सबको पता होगा ये, अगर ऑल ऑफ दीज आंसर है तो अब तक तो यही होता है कि ऑल ऑफ दीज ही आंसर रहा है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सीधा ऑल ऑफ दीज टिक कर सकते हो। 90% केसेस में सही होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेस्ट ऑफ द 10%, राइट। तो फिर भी लेकिन हमें अब ऐसा नहीं है कि नीट में सेम चीज होगी, है ना, नीट में अलग हो सकता है, तो ऐसा ना करें, क्वेश्चन को पढ़ें समझें और फिर आंसर करें। चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म से है और आसान क्वेश्चन है बेटा। पूछ रखा है कौन सा साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हमें पता है भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब क्या होना चाहिए बेटा, उसमें प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री की हम यहाँ बात करेंगे। तो हमने कहा प्लेनो सिमेट्री मिल गई, आपकी सेंटर सिमेट्री मिल गई, कुछ भी मिल जाए दोनों में से क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब अगर आप देखो 1 में क्या बता रखा है इन्होंने, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऐसे डार्क कर रखा है, विच मीन्स ये वाला पोर्शन क्या है, बाहर की तरफ है, राइट। और इधर में OH है बेटा, H है, H है, OH है। तो सिंपल सी बात है, प्लेनो सिमेट्री तो नहीं मिल सकती, है ना। कौन से एंगल पे काटोगे, अगर मान लो आप ये प्लेन लेते हो जहां पे OH H OH H यही प्लेन ले लो, तो इधर 2 कार्बन है उधर 1 कार्बन है, नहीं हो पाएगा। अगर आप ये प्लेन लोगे तो OH के सामने क्या होना चाहिए था, OH होना चाहिए था, नहीं कटेगा। which means जो भी शेप हो, जो जैसा भी मॉलिक्यूल हो, ये अगर इधर OH है तो अगर ऐसे काटे अपन साइक्लोपेंटेन को तो OH के सामने OH, तो मतलब अगर इधर और इधर सेम रहे आपके ग्रुप्स तो यहाँ पे बन सकता है बार। और अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा, उसमें क्या है, आपको साइक्लोपेंटेन दिया गया है, ठीक है। अगेन ये वाला तो आप समझ ही गए हो, है ना, वेज पोजीशन है, which means बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, आपकी तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया बेटा एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। सिंपल सी बात है, ये वाला प्लेन आपका हो गया, मतलब ये वाला। इसके अबाउट अगर हम काटेंगे तो बेटा एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये तो कट ही जाएगा, इसके जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो भी कट जाएंगे, ठीक है। और इधर CH3 है, तो यहाँ पे आपको POS मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट
होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 96 फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम से है। एक आपको रिएक्शन दी गई है PCl3 जहां पे PCl5 गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2 गैसियस, और आपको इस रिएक्शन के लिए पूछा है कि Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या होगा। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें कुछ बच्चों को रिलेशन याद होगा, कुछ को नहीं होगा। देखिए नीट का एग्जाम है, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बेटा आपको याद हो, है ना, क्योंकि देखिए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इस वाले में निकालने में, फिर भी आपकी कुछ 40 सेकंड तो जाएंगे, है ना। तो अगर आपको वो ऑलरेडी पता होता आसान सा रिलेशन, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल डेल्टा एनजी निकालना पड़ेगा। तो जो ये छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो आपको बिल्कुल आपके बिल्कुल जो है टिप पे होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में टाइम सेव कर सको। तो अगर हम देखें आपको रिएक्शन दी गई है बेटा PCl5 गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। इसके लिए अगर आप देखोगे तो अपने को Kp Kc का जो रिलेशन है वो है बेटा Kp Kc × RT टू द पावर डेल्टा Ng, वेयर डेल्टा Ng इज sum of coefficient of stoichiometric coefficient, sum of stoichiometric coefficient of gaseous products। तो गैसियस जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे जितने भी गैसेस आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कर लीजिए। जैसे PCl3 गैसेस है, Cl2 भी गैसेस है, इसके आगे 1 है बेटा, इसके आगे भी 1 है, तो ये हो गया 2 माइनस सेम चीज रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट में गैसेस PCl5 है 1 है, तो 2 - 1 कितना आ गया 1, डेल्टा Ng कितना आ गया बेटा 1, तो ये हो गया Kp Kc × RT। ठीक है, अच्छा अब कुछ रिलेशन आपको दे रखे हैं Kp इंटू नहीं, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा Kp बाई RT = Kc, लेकिन ऐसा दे नहीं रखा है आपको, राइट। एक आंसर दे रखा है आपको लॉग की फॉर्म में, तो क्या यही आ रहा है ये चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन में मान लीजिए हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो अगर आप लॉग लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, है ना, या फिर जिस फॉर्म में आंसर दे रखा है देखना log Kp/Kc है, तो इसको यार अपॉन में ले आओ, आसान सी बात है, तो ऐसे कर लो Kp/Kc = RT। अब दोनों साइड log ले लो तो क्या हो जाएगा log Kp/Kc = log RT। इस वाले टर्म को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में था log Kp/Kc माइनस आसान है, कुछ भी नहीं है, log RT = 0, और यही आपको दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा गया है टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर n = 4। अच्छा देखिए आसान है, हम 4 चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या भाई, हम पढ़ते हैं n l m s, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन, है ना। L की वैल्यू हम बोलते हैं बेटा, L आपका 0 to n-1 होता है, ठीक है। m जो होता है वो होता है -L to +L। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, which means we are talking about the fourth shell, ठीक है। अगर हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं तो L एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका 0 n-1, n 4 है तो बेटा n-1 3, तो 0 1 2 3, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब हो गया s बेटा, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f। अब यहाँ से क्या निकलेगा, क्या इन्फरेंस है यहाँ से, तो अगर हम देखें तो m होता है बेटा -m to +l, तो इसके लिए s के लिए अगर आप देखो तो 0 का तो कुछ माइनस प्लस नहीं है, 0 ही हो गया। p का बेटा -1 आया है तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है ना भाई, 1 है तो -1 to +1, तो -1 इंटीग्रल वैल्यूज -1 0 +1। 2 की बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। सिमिलरली 3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है। जैसे s में तो 1 ही होता है बेटा अपने पास ऑर्बिटल, t में 3 होते हैं, d में 5 हो गए, f में 7 हो गए, तो वही बताएगा आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने आपके टोटल ऑर्बिटल्स वहां पे हैं। तो 1 3 4 5 9 7 कितना का बेटा 16 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमें टोटल बतानी थी बेटा मैग्नेटिक की वैल्यू, यहाँ पे सारी अगर आप ऐड अप करोगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, ये सब ना लिख के माइनस प्लस आप सिंपली देख सकते थे, sp/df है, f में 7 होते हैं, d में बेटा 5 होते हैं, p में 3, s में 1 ही होता है, ऐड अप कर लो, राइट। तो आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 98 अगेन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से है, और हमें एक रिएक्शन दी गई है, केमिकल रिएक्शन
दैट इज SnO2 जो कि सॉलिड है, ठीक है। क्या है आपका केमिकल रिएक्शन? क्वेश्चन नंबर 98 में बेटा क्या है? SnO2 जो कि सॉलिड है प्लस 2H2 गैसियस। ये रिएक्शन है बेटा इक्विलिब्रियम में किसके साथ? 2H2O गैसियस प्लस आपका टिन लिक्विड। अच्छा, इसके लिए आपको बोल रखा है कि टेम्परेचर बेटा क्या है? इस रिएक्शन के लिए इन्होंने दिया है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 900 केल्विन, केपी की कैलकुलेशन हमें करनी है और बोला है कि कैलकुलेट केपी एट 900 केल्विन वेयर द इक्विलिब्रियम ऑफ स्टीम हाइड्रोजन। देखना समझना, ये सॉलिड है और लिक्विड है। गैसेस प्रोडक्ट की अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में केवल गैसेस की बात करते हैं तो अगर हम देखें बेटा तो हाइड्रोजन है और आपके पास वाटर वेपर्स होंगी। तो ये बोल रहे हैं कि जो स्टीम और हाइड्रोजन का मिक्सचर है उसमें क्या है 45% बाई वॉल्यूम इज H2। एक बात समझना कि अगर गैसियस है, कोई भी टेम्परेचर है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपका जो है ना नीट में एनटीपी एसटीपी सेम ही लेके चलते हैं, तो एसटीपी में अगर हम बात करें 22.4 लीटर हम बोलते हैं एक मोल गैसियस क्या ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम। तो अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे भी, है ना, अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस कर दोगे 24 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक मोल के लिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो बेटा क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आएगा लेकिन वो फिक्स रहेगा। अगर सेम टेम्परेचर है तो दो गैसेस जो होंगी अगर मुझे उनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, मतलब मुझे मोल्स का रेशियो दे रखा है, क्योंकि यार एक मोल एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और अगर आपको बोल दिया कि यार 45% H2 है, भाई टोटल 100% 45 H2 है तो बाकी 55 कौन होगी बेटा? वाटर वेपर्स। तो स्टीम तो इन्होंने बोला है कि परसेंट वॉल्यूम जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है H2 कितना है बेटा? 0.4, मतलब 45% है तो अपन इसको चलो 45% लिख दिया तो परसेंट लिखना पड़ेगा, और तो पानी बच गया बाकी, बेसिकली नॉट पानी, स्टीम, वो कितनी है बेटा? 55%, राइट। तो ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो मैंने कहा मैं यहाँ से मोल्स का रेशियो भी लिख सकता हूँ। तो जो मोल्स का रेशियो होगा H2 गैसियस बाई दोनों गैसियस ही हैं तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, दैट वुड बी 0.45 बाई 0.55, दैट इज 5 से बेटा काट दो 9/11। मुझे निकालना है केपी। देखिए हमने क्यों निकाला, ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई जाट नहीं है। केपी क्या होगा बेटा? यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोडक्ट साइड में मेरे पास स्टीम है, इधर हाइड्रोजन है, तो मैं कहूंगा कि इस लिक्विड पार्ट को भूल जाओ, सॉलिड को भूल जाओ, ठीक है। तो गैसेस में अगर बात करूं स्टीम की तो मैं कहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 उसका भी स्क्वायर होगा, कोएफिशिएंट 2 है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर में क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। ये तो कट गया, तो टोटल प्रेशर से इंडिपेंडेंट आ रहा है, व्हिच मींस नंबर ऑफ मोल्स का ही तो रेशियो का स्क्वायर है ये। भाई H2O के भी मोल्स में स्क्वायर है, H2 के में भी स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि Kp वुड बी मोल्स ऑफ H2O बेटा बाय मोल्स ऑफ H2 का स्क्वायर। देखिए H2/H2 9/11 है, तो H2/H2 क्या हो जाएगा? 11/9, 11/9 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका कितना? देखिए निकालने में निकाल सकते हो, 11 का हो जाएगा बेटा 121/9 का हो जाएगा 81, इसको 120 मान लो, इसको 80 मान लो, और इसको अगर आप निकालोगे 4 3 जा 4 2 जा कितना आ रहा है? 1.5, है ना। तो 1.5 के आसपास का आंसर होना चाहिए। 1.49 एक ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। क्या पूछा गया है? आपको कुछ नहीं करना है, ई नोट निकालना है एक रिएक्शन का, ठीक है। तो आपको देखते हैं, इस क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बस वही है कि हमें पता है कि भाई जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है डेल्टा जी, उसको क्या है हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। आप ई नोट को सीधा ऐड हम क्या नहीं कर सकते, तो अगर आप डेल्टा जी जो कि NFE होता है माइनस में, उसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या है बेटा यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं ना, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 99, तो इन्होंने जो ई नोट दिया है आपको दिया है A2+ से A में जा रहा है, इसका है -0.30 वोल्ट। अच्छा, और दूसरा ई नोट जो दिया है वो दिया है बेटा A+3 से A+2 का
और ये दिया है 0.40 वोल्ट। हमें किसका ई नोट बताना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ किसका बताना है बेटा, एक रिएक्शन दी हुई है जो है A+2A+3 गोइंग टू 3A+2, ठीक है, इसका बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए क्या करना होगा मुझे, अच्छा इन रिएक्शंस को कुछ ऐसे लिखना होगा कि ये रिएक्शन बन जाए, राइट। तो समझते हैं, देखिए पहली वाली रिएक्शन है इसको अपन लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए आपको A किस तरफ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो A2+ से A का दे रखा है, हम A से A2+ का लिखेंगे। भाई आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे 2+ राइट हैंड साइड में चाहिए, A लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो मैंने कहा A से A2+ जाने का, है ना, A+2 जाने का, +2 में जाएगा तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इसका ई नोट कितना है, इसका जस्ट नेगेटिव, दैट इज 0.3 वोल्ट। पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव था, ये ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का था। यहाँ पे A+3 से A+2 का है, A+2 मुझे इधर ही चाहिए, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो A+3, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, रिडक्शन हो रहा है, बन गया A+2। इसका ई नोट कितना है बेटा, 0.4 वोल्ट। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों को अगर आप अभी एडअप करोगे तो क्या आपको कैंसिल नहीं होगा, तो इसको 2 कर दीजिए बेटा, 2 कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा मतलब ऐसे समझते हैं कि इस रिएक्शन का ई नोट, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा इस वाली रिएक्शन का, ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो मैंने कहा कि ई नोट 3 जो मुझे कैलकुलेट करना है, दिस इज ई नोट 1, दिस इज ई नोट 2। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ 2, राइट, वो हमें दिख रहा है। तो -n जो थर्ड रिएक्शन का होगा इनटू f, वो तो कांस्टेंट ही होगा, इनटू ई नॉट ऑफ थर्ड इज इक्वल टू -n जो फर्स्ट का होगा इनटू f ई नॉट ऑफ फर्स्ट प्लस -n ऑफ 2 इनटू f इनटू ई नॉट जो सेकंड का होगा। यहां से अगर आप देखोगे तो देखिए बेटा f तो गया, f गया, नॉट n, n3 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का वो हुआ है, अगर आप इस रिएक्शन में देखो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, एक मिनट, तो हम क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल इस रिएक्शन के बनने में दोनों का ऐड करोगे तो यही रिएक्शन आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, तो आपको कितने का आ रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है इनटू ई नॉट 3 इज इक्वल टू पहले वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब देखिए सिंपली ऐड करने पे ही आ जा रहा है ये, तो कुछ ये सब करने की जरूरत है, दोनों को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा सिंपली, है ना। वैसे भी कर सकते हो, इनटू ई नॉट 1 दैट इज गिवन एज 0.3 प्लस ये हो जाएगा -2 और ये आपको दे रखा है 0.4, है ना बेटा, इसका भी 2 2 ही है, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ई नॉट 3 आ जाएगा बेटा 0.4 प्लस 0.3, ये कितना आ जाएगा 0.7 अगर आप देखोगे तो वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हाँ आसान था, बस रिएक्शन को इस तरह से लिखना है कि आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके कट जाएं और ये आपको जो मिल जाए, है ना। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करने से आपका ई नॉट मल्टीप्लाई वहां पे नहीं होगा, ध्यान रखना है हमें इस बात का, कहीं आप इसको भी डबल कर दो, ठीक है, वो नहीं होता है। चलिए 100 की अगर हम बात करें बेटा, एक आपको रिएक्शन सीक्वेंस दी हुई है, उसका हमें एंड प्रोडक्ट पूछ रखा है, क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का इन्होंने क्या है, हाइड्रोलिसिस किया है, वेरी गुड, कुछ बी बना, उसके बाद क्या किया बेटा, इन्होंने कैटालिटिक हाइड्रेशन कर दिया है, H2O H2SO4 HgSO4 C बना है, C क्या होगा, देखिए हाइड्रोलिसिस हमने सबका किया है, मैग्नीशियम कार्बाइड हो, कैल्शियम कार्बाइड हो, है ना, और भी बाकी तरह के एल्यूमिनियम का हो गया, ब्ला ब्ला। तो देखिए कैसे करते हैं हम, कैल्शियम पे +2 होगा बेटा, तो C2 पे क्या हो जाएगा 2-, पानी को भी तोड़ देते हैं OH- और H+, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो कितने हाइड्रोजन दे दें अपन बेटा, 2H+ दे दें, तो क्या बन जाएगा C2H2। C2H2 क्या है अगर हम समझें, इथाइन है, C2H2 क्या है, इथाइन है, तो इसका हाइड्रोलिसिस जब अपन ने किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस इथाइन बनेगा, तो जो V है वो क्या है बेटा, इथाइन। अब इथाइन का कैटालिटिक हाइड्रेशन कर रहे हैं, ये हमें आता है, ठीक है। तो पहले अगर बात करोगे Hg2+ की, तो क्या बन जाएगा HC++, यहाँ पे Hg2+, ठीक है, और यहाँ पे H, उसके बाद क्या होगा बेटा, आपका जो H2O होगा, H2O यहाँ पे दोनों सिमेट्रिकल है, किसी भी अटैक मरवा दो सेम बात है, ये इलेक्ट्रॉन लेके छूनंतर, तो ये आपका बन जाएगा HC
OH2 प्लस डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे He हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अभी सिंपल है, अभी अपने को क्या करना है, OH2 प्लस है, यहाँ से H प्लस हटा दो मीडियम में, ठीक है, OH हो गया, ये इनोल है बेटा, इसका कीटो बना दो, कीटो बना दो इसका HC डबल बॉन्ड OC H प्लस, फिर ये Hg2 प्लस को हटा दो, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन्स लगा दो, तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम देखें तो CH3CHO। देखिए इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने को साफ साफ पता है कि अगर आप अल्काइन का करोगे तो जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है बेटा उस वहाँ प्लस बनाओ और वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, बेसिकली है ना, उस ट्रिपल बॉन्ड को हटा के वहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो वो अगर आप करोगे तो आपको यही मिलना था CH3CHO, राइट। तो CH3CHO अगर आप देखोगे तो क्या है, एसिटिल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट, क्योंकि CH3CHO हम बोल रहे हैं, दैट वुड बी एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, इसमें आपको बोला गया which one is linear and having maximum number of lone pair। केमिकल बॉन्डिंग से है बेटा, हमें बताना है कौन सी स्पीशीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपको स्पीशीज दी गई है बहुत ही आसान दी गई है ना, और लीनियर भी होनी चाहिए, शायद वो भी पूछा है। हाँ, which one is linear and having maximum number of lone pairs। वैसे यहाँ पे जो आपको सारी दी गई हैं C2H2HCl CS2 ICl सारी की सारी ही लीनियर हैं, तो लीनियर वाली बात में परेशान नहीं होना है क्योंकि सारी लीनियर है। अगेन फर्स्ट तो हमने कहा पहला दिया हुआ है C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा, यहाँ तो हमें लोन पेयर दिख नहीं रहे हैं। HCl की बात करोगे C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा। उसके बाद आप बात करोगे ICl की, देखिए ICl में तो भाई यहाँ पे लोन पेयर की भरमार है ना, तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखो एक लोन पेयर आया था, यहाँ पे 3 क्लोरीन के पास, 3 उधर आयोडीन के पास, 6 लोन पेयर हो गए हैं। और फोर्थ CS2 C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, हाँ यहाँ पे आपके पास होंगे 4 लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे 6 हैं, लीनियर तो है सारी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दिया हुआ है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से है, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, तो H2O लिक्विड जो है H2O स्टीम के साथ ये ट्रांजिशन में जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पानी आपका वाटर वापस बन रहा है, स्टीम बन रही है। बोल रहा है कि इस ट्रांजिशन के लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है बेटा डेल्टा H, देखिए है क्या, वेपराइजेशन, तो दिया हुआ है डेल्टा H वेपराइजेशन जो है दैट इज 3.73 किलो जूल में दिया हुआ है, ध्यान रखना, पर मोल। टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन। हमें बताना है डेल्टा S, द यूनिट हैज टू बी जूल पर मोल पर केल्विन। यार देखिए जिनको फॉर्मूला भी नहीं पता ना वो भी यहाँ से आइडिया लगा सकते थे। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब केल्विन भी नीचे है, मोल भी नीचे है, जूल ऊपर है। देखिए जूल पर मोल तो नीचे ऑलरेडी है, केल्विन को नीचे ले आओ, ठीक है। जूल में आंसर चाहिए तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दो। देखिए फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा S वेपराइजेशन जो होगा बेटा डेल्टा H वेपराइजेशन बाय T, तो डेल्टा H वेपराइजेशन क्या है 3.73, लेकिन किलो जूल में, जूल में कन्वर्ट कर लो 1000, बाय टेम्परेचर कितना है 373, ये 2 जीरो हटाओगे 2 जीरो जाएगी, 373 कितना आ गया 10 जूल पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन नंबर 2। काफी आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 103 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सेज आपको 3 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं बेटा वो है COCl6 3- और फिर दिया हुआ है आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 3+, और बोल रहा है इससे ज्यादा होगा, हाँ हमें इनकरेक्ट बताना है FeCl6 3+, है ना, सारे आपके 3+ में है। और ऑर्डर किस चीज का है, डेल्टा नॉट, मतलब जो आपकी स्प्लिटिंग होगी बेटा तो वो हमें डेल्टा नॉट बताना है। देखिए स्प्लिटिंग आपकी अब मेटल पे अगर हम देखें तो सब पे क्या है +3+3 है। आपके जो लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी बेटा स्प्लिटिंग क्या है आपकी उतनी ज्यादा होगी। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो साइनाइड वाटर से ज्यादा है और वाटर जो है बेटा क्लोराइड से ज्यादा है, तो सिंपल सा ऑर्डर यही आएगा। क्योंकि अगर हम देखें
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, उसका ऑर्डर क्या है, साइनाइड इज ग्रेटर देन पानी इज ग्रेटर देन क्लोराइड। तो है ना, सबके +3 है मेटल पे, तो उसका भी इशू नहीं है। तो आपका जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, डेल्टा नोट जो स्प्लिटिंग होगी T2G और EG के बीच में, जो डेल्टा नोट हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, वो जो होगी बेटा सेम ऑर्डर में आएगी। तो ऑप्शन 1 जो है बेटा वो आपको सही दिया हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है, बोल रहे हैं FeCN6 -4 का जो EN है वो ज्यादा होगा FeCN6 -3 से। देखिए क्या डिफरेंस है, Cn पे माइनस है बेटा, बाहर -4 है, ये +6 हो जाएगा, तो Fe पे कितना चला जाएगा, Fe पे 4 जाएगा, यहाँ पे +2, और यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो जाएगी +3। Fe का अब समझना, देखिए 6 लिगेंड है, तो यहाँ से कितने आ रहे हैं, 12 आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो अगर आप EN निकालने जाओगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, पहले कितना एटॉमिक नंबर है Fe का 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, -2 कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि Fe +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास इफेक्टिवली, 26 - 2 24 प्लस 12 लिगेंड में दे दिए, तो कितना हो गया 24 + 12 36। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो 26 - 3 करोगे +12 करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 35। तो ऑब्वियसली EN किसका ज्यादा आया, बिकॉज़ 36 ग्रेटर देन 35, तो EN ऑफ CN6 4 माइनस वाले का ज्यादा होगा, किससे, 3 माइनस वाले से। ये ऑर्डर भी सही है। ऑर्डर नंबर 3 देखिए, ठीक है। तो थर्ड में क्या बोला गया है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, बोल रहे हैं CO जो है, CO की जो स्ट्रेंथ है लिगेंड की, दैट इज मोर देन CN-। थर्ड इज CO की जो स्ट्रेंथ है वो CN- की स्ट्रेंथ से ज्यादा है। अगर आपको याद हो वो लिगेंड की स्ट्रेंथ वाली जो एक पूरी हम लिखवाते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो बेटा वो ऑर्डर, तो आपको पता होगा कि यस दिस इज राइट। लेकिन ऐसा क्यों है वो समझते हैं। CO जो है बेटा वो एक बेटर एक्सेप्टर है, ठीक है। देखिए क्या होगा कि इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे जब, है ना, उतनी डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है अपने को, लेकिन इसका जब अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो होमोलुमो होगा वो CN- के होमोलुमो से क्या है बेटा, नीचे होगा। तो हमने कहा कि मान लीजिए ये इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है और ये इसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, ठीक है, CO वाले की बात कर रहे हैं, और दैट वुड बी लोअर देन योर CN-। अब इसमें क्या हो गया, है ना, क्यों होगा वो आपको पता है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि इसका होमोलुमो क्या है, उससे नीचे होगा। तो अब ये जो है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको ये मेटल को देगा, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा, भाई यही तो होता है ना। और जो लूमो है उसमें ये क्या करेगा बेटा, मेटल के जो फील्ड होंगे उनसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्टर है ना, ये मतलब यहाँ पे पाई एक्सेप्टर, तो सिग्मा बॉन्डिंग अपने जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको देके मेटल को सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा, और पाई में क्या है, अपने जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा बेटा वहां से पाई बॉन्ड बनाएगा, वो वहां पे एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए अब ये अगर एनर्जी में कम है, तो यहाँ से ये वाला मतलब क्या होगा, ये फिर इसके हिसाब से तो वीक लिगेंड हो गया बेटा, वीक फील्ड हो गया, मतलब हाँ इसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसका लूमो भी एनर्जी में कम है और वहां पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग हो गया। ये दोनों ही क्या कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं। लेकिन जो एक्सेप्टेंस वाला जो है वो ज्यादा डोमिनेट हो जाता है और इसके इफेक्ट को क्या है बेटा, नलीफाई करने लगता है, व्हिच मींस ये जीत जाता है स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसकी वजह से क्या है आपका, क्योंकि इसका लूमो की एनर्जी कम है और ये बेटर पाई एक्सेप्टर है, तो इसकी वजह से क्या है, ये एक इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है आपके Cn- से। तो ये ऑर्डर भी आपका ठीक है। हम समझते हैं लास्ट ऑर्डर जो दिया हुआ है तो उसी को गलत होना पड़ेगा। उसमें क्या बोल रहे हैं, आपको C2H4 दिया गया है, मतलब इथीन आपको दिया गया है, ये रहा हमारा इथीन। इसमें बोल रहे हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की वो ज्यादा है किससे, जीसी सोल्ट, भाई है ना, वो कुछ अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं, इंडिया है सब चलता है, लेकिन समझते हैं PtCl Cl Cl, ठीक है। और इसका जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा ये C2H4, राइट। ये क्या करेगा बेटा, अपने जो ये है ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मेटल के खाली वाले ऑर्बिटल में देगा, और मेटल जो होगा वो अपने फील्ड डी से क्या करेगा, इधर पाई एंटी बॉन्डिंग में देगा, सिनर्जी बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। तो मेटल अपने फील्ड से जो है इथीन के पाई एंटी बॉन्डिंग में देगा और ये इसके एंटी में देके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो
इसकी वजह से है ना, सॉरी दिस इज पाई ऐसे लिखा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ इसकी वजह से, क्योंकि ये मेटल जो है अपने फील्ड से इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, है ना। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है बॉन्डिंग में इतने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर वीक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर वीक हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, बॉन्ड की लेंथ जो है बेटा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपका इथीन, इसकी जो सीसी बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल इथीन। ठीक है, कि नॉर्मल इथीन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे सिंपल सी बात है आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आएगा, लेकिन यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका इसमें आपका 2 से कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो फोर्थ जो है वो आपका गलत है ऑप्शन, और राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 103 के लिए होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 104। 104 आपका सॉलिड स्टेट से है, एक एफसीसी दी हुई है। एफसीसी में हमें क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दी हुई है, हमें रेडियस निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 104। तो आपको बोल दिया एफसीसी है, एफसीसी में हमें पता है बेटा क्या होता है, जो आपका फेस है, फेस के सेंटर में होता है, इधर होता है, इधर होता है, तो ये आपका निकल के आता है, विच मीन्स 4r इज इक्वल टू रूट 2a, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है अपनी, यही एज लेंथ है, हमें r ही निकालनी है। इसकी वैल्यू लिख लीजिए 1.414 इंटू a आपको दिया हुआ है बेटा 361, y हो जाएगा 4, यही हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 360 कर देते हैं, ये हो जाएगा 90 और इसको 1.4 कर लो बस, तो ये कितना जाएगा बेटा 49 जा, देखिए 140 है वहां पे, 14 घटा दीजिए तो 126 आ रहा है। तो 126 टाइप के आसपास में होना चाहिए, क्योंकि हमने 1 उससे थोड़ा ज्यादा होगी, 361 था, हमने 360 को 360 कर दिया है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 127 एक ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 वही हमारा सही आंसर होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 105 बेटा आपका बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे है, SN2 की रिएक्टिविटी पूछ रहा है, आपको सबस्ट्रेट दे रखे हैं, विच मींस जिस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, वो सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। क्या दिया हुआ है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। देखिए सिंपल सी बात है, SN2 में क्या होगा बेटा, मतलब पहले आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा, उसके बाद क्या है ना, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल वहां पे आएगा, तो 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन होती है ना। तो हमने बोला कि भाई अब न्यूक्लियोफाइल जो आपका लिविंग ग्रुप है, हम कहते हैं कि लिविंग ग्रुप की जाने की एबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा है ना, जैसे क्योंकि वो जाएगा तब जब वो स्टेबल होगा। तो अगर हम समझें कि भाई आई की पहली स्टेप तो यही है, अगर वो जा ही नहीं रहा है तो फिर दूसरी स्टेप कब होगी, तो रिएक्शन लेट होगी। तो अगर हमें जल्दी कराना है तो आपका कार्बोकेटाइन जनरेशन फास्ट होना चाहिए, तो हमने कहा Cl- F-, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इनमें, देखिए I- का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू F-, तो I- जो है इस चार्ज को अच्छे से डिस्पर्स करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा आयोडाइड एज कंपेयर टू बेटा क्लोराइड। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर क्या है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, देन फ्लोराइड, एंड सेम वुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द सबस्ट्रेट्स, व्हिच मींस अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी SN2 की बात करेंगे तो हमने कहा कि इसका जो सही ऑर्डर होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में जो हमें बताना है वो बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स, अगेन कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस पे है। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पे ऑर्गेनिक को मिक्स कर दिया था, कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ था, उसको पहले हाइड्रोलिसिस कराया, फिर उसका कैटालिटिक हाइड्रेशन कराया, उस प्रोपाइन नॉट प्रोपाइन वहां पे बना था अपना इथाइन, तो हमें एसिटाल्डिहाइड मिला था। यहां पूछ रहे हैं कि प्रोपाइन कौन देगा, कौन सा आपका कार्बाइड है जो आपको प्रोपाइन देगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर लेते हैं, बाकी कोई मिटा ही देते हैं एक बार ताकि 5-6 क्वेश्चन लगातार कर सकें। तो चलिए ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 106, तो हमें क्या देना है, क्या बनाना है बेटा, प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन क्या होता है भाई, CH3 C111CH। देखिए तो पहला दिया हुआ है बेटा CaC2 में हमने देख लिया क्या होगा भाई,
देखिए इनको करने की आसान ट्रिक है, ऐसे तोड़ लीजिए इनको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये प्लस वाला पार्ट है तो माइनस वाला पार्ट ले आइए पानी का, दैट इज हाइड्रोक्साइड OH माइनस, तो CaOH ट्वाइस क्योंकि प्लस 2 था, और यहाँ पे C2H2 तो प्रोपाइन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद बेटा देखिए Be2C में बेरिलियम में +2 चार्ज, तो इस पे टोटल +4 चार्ज, तो C पे -4 है तो 4 H+ लगेंगे, CH4, ये तो मीथेन बन गया, ये भी गलत है। उसके बाद Al4C3, ये मत सोचना 3 कार्बन है तो यही प्रोपाइन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए एल्यूमिनियम के 4 हैं, एक पे +3 होगा, 4 की बात करो कितना हो गया बेटा +2, तो इस पे क्या होगा +12 आ गया, तो C3 पे कितना आएगा -12, तो एक में कितना हो गया, एक कार्बन पे -4, ये तो सेम बन गया ना यार, -4 है तो 4 हाइड्रोजन ले आइए +4 वाले, तो क्या हो जाएगा CH4। सिंपली इसको आयोनिक तरीके से तोड़ लीजिए और नेगेटिव वाले के पास पानी का पॉजिटिव पार्ट लाइए, पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव पार्ट लाइए और आंसर मिलेगा, तो ये भी गलत है, तो राइट आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा आंसर समझते हैं। Mg2C3, Mg +2 चार्ज है बेटा, तो मैग्नीशियम के 2 हैं तो कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया +4, तो C3 पे कितना हो जाएगा -4 करोगे तो 4 हाइड्रोजन आएंगे तो C3H4, यही तो है C3H4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे तो पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एंड शेप इन कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का NH4+ का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, जिसने H+ एक्सेप्ट किया था, दैट इज कॉन्जुगेट बेस, किसने किया था, H+ निकाल दो पता लग जाएगा, अमोनिया ने एक्सेप्ट किया तब ये बना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि ये H+ रिलीज करेगा, इसने एक्सेप्ट किया था, तो ये कॉन्जुगेट बेस है। तो अमोनिया का बारे में पूछ रहे हैं भाई, अमोनिया का अपने को पता है बेटा 3 हाइड्रोजन ऐसे आए, एक यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, क्या हो जाएगा sp3 हो गया है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्लस, अगर आप स्टेरिक नंबर निकालो 3 सिग्मा बॉन्ड +1 लोन पेयर दैट इज 4 मींस sp3 है, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ शेप क्या हो जाएगी इसकी पिरामिडल शेप है, तो ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन था, बस कॉन्जुगेट बेस आपको पता होना चाहिए था कैसे निकालना है। देखिए यार सिंपल सी बात है, इसको H+ एक्सेप्ट तो करवा नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है H+ निकालो, उसी का बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 108 अगेन F ब्लॉक से है, पूछ रहे हैं जो 4F एंड 5F है अपना, मतलब जो लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स हैं, उनमें पूछ रहे हैं कि लार्जर नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय एक्टिनोइड्स देन दोज बाय लैंथेनोइड्स, द मेन रीजन बीइंग, तो बोल रहे हैं भाई जो एक्टिनोइड्स हैं वो ज्यादा नंबर ऑफ क्या है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। इसका रीजन क्या है, देखिए हम बात कर रहे हैं लैंथेनोइड्स में 4F की, तो हमने कहा 4F और 5D की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं 5F एंड 6D की हम बात कर रहे हैं। तो जो गैप है देखिए ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है, मतलब बेटा 5F से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या है ऊपर जा पा रहे हैं और प्लस चार्ज उस पे आ रहा है और ज्यादा इजीली वो हो पा रहा है, तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है एक्टिनोइड्स जो है वो आपके शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4F के बाद जो 5D है, 4F से 5D में जाने के कंपैरिजन में यहाँ से यहाँ जाना आसान हो रहा है, मतलब जो इसका एनर्जी गैप है, तो एनर्जी गैप जो है 6D एंड 5F के बीच का वो कम है एज कंपेयर टू 4F और 5D के बीच का, क्योंकि कम है तो क्या है 5F से 6D में गया, उस पे क्या है आपका प्लस आ जाएगा, मतलब एनर्जी गैप कम है तो वो निकल जा रहा है इलेक्ट्रॉन वहां से, तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स शो कर रहा है, और यही मेन रीजन है, व्हिच मींस लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D एज कंपेयर टू 4F एंड 5D, ऑप्शन नंबर 1। कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें पता है बेटा कि रेजोनेंस ज्यादा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से और वो ज्यादा है आपका इंडक्टिव से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक आपको दे रखा है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, एक आपको दे रखा है सेकेंडरी है, देखिए ये 1 डिग्री है हा? लेकिन तभी भी जो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा रेजोनेंस है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन तब भी सेकेंडरी से ज्यादा प्राइमरी ये रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और इसकी कंपैरिजन में आपका नॉर्मल दे रखा है बेटा एक 1 डिग्री,
तो ऑब्वियसली इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा थे, वो तो उससे ज्यादा होगा ही। और ये ऑप्शन आप पाएंगे बेटा ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 110 एरोमेटिसिटी पे है। कौन कौन सी स्पीशीज एरोमेटिक हैं ये बताना है, बहुत ही आसान है। देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। यहाँ पे sp3 आ गया ऑप्शन नंबर ए में, तो sp3 आ गया तो बेटा कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, वैसे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, डजंट मेक सेंस, ये एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ये नॉन एरोमेटिक है। ऑप्शन बी की आप बात करोगे, नेप्थलीन दिया हुआ है, नेप्थलीन हम कई बार देखते हैं, ऑब्वियसली एरोमेटिक है। तो 1 2 3 4 5, तो अगर आप देखो तो क्या कहता है इसमें आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से बेटा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, क्या हो जाएगा एरोमेटिक होगा, दिस इज एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, सी में आपको क्या दिया हुआ है समझते हैं। डबल बॉन्ड O, तो हमने कहा कि देखिए ये डबल बॉन्ड जो है O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या है, कार्बन से ज्यादा है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे। क्यों ऐसा करने से क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रहा है मुझे, यहाँ पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल मिला मुझे 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले बेटा, जो कि 4n+2 में आ रहा है, 4n+2 पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक की कंडीशन मीट हो रही है, तो एरोमेटिक बन रही है अगर स्पीशीज, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ज्यादा होगी। क्यों, बिकॉज चार्ज सेपरेशन वुड बी मोर, क्योंकि ये स्पीशीज कुछ इस तरह से एरोमेटिक बन के एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है, उसमें अगेन इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन है, मतलब कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है ना, बेंजीन टाइप बनाया है लेकिन यहाँ पे 2 sp3 कार्बन है, तो बेटा नहीं होगा, हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए होता है, sp2 चाहिए होता है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो बी और सी ही होंगे, और बी और सी ही होंगे विच मींस ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थोड़ा क्लटर्ड हो गया है बट काफी बेसिक क्वेश्चन थे, और बोल के एक्सप्लेन आप लोग किए ही जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो बेटा तो जरूर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं अगेन। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 से, है ना, 111वां क्वेश्चन जो है अपने पास है, और वो क्वेश्चन सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये पेपर काफी आसान है, तो ज्यादातर पेपर ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोला गया है कि Cu NH3 SO4, ये एक आपको मॉलिक्यूल दे रखा है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या बोल रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में बेटा जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 2.4 × 10⁻²4 इतने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो अपने को बताना है कि भाई इसके कितने मोल हैं। सिंपल है, अगर इसके मोल दे रखे हैं तो आप अमोनिया के मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, अगर हमें अमोनिया के मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो हम इसके मोल भी तो निकाल सकते हैं, बशर्ते कैसे निकालेंगे। देखिए अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, इसके इस एक कॉम्प्लेक्स में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं, राइट, अमोनिया के 4 हैं। तो पहले काम करते हैं कि इस मॉलिक्यूल से मोल्स निकाल लेते हैं कि अमोनिया के वहां पे अगर देखिए भाई 1 मोल इसका है तो अमोनिया के 4 मोल हैं, तो हम पहले मोल पता कर लेते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स बाय Na इज योर 6 × 10⁻23, यहां से क्या हो जाएगा ये 23 गया, कितना आ गया बेटा 4 मोल्स। तो अमोनिया के कितने मोल्स हैं 4, तो यार इसके एक में अमोनिया के 4 हैं, तो वही तो है 4 है, मतलब इसका कितना मोल रहा होगा बेटा 1 मोल, तो 1 मोल हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा 112 में क्या दिया गया है, चूज द पेयर ऑफ स्पीशीज इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज सेम। आपको हर एक ऑप्शन में दो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दिए गए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसमें सेम है हमें बताना है। पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देखें NO2- है, ठीक है, NO2- में तो निकाल ही सकते हो यार, सिंपल सी बात है, N डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पे इस तरह से। तो वैसे भी यार देखिए इसका x मान लीजिए x - 4 = -1, x कितना आ गया +3, ठीक है। दूसरा जो इसी में जो दूसरा दिया हुआ है बेटा दैट इज N2O3, दैट इज N2O3। आप ऐसे भी बना सकते हो N2O3 को, N डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड O, या आप ऐसे भी बना सकते हो NON डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। दोनों से देख सकते हो आप +3 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एवरेज आएगी बेटा, जैसे यहाँ पे आप कहो कि सर इसकी तो +2 आ रही है, और यहाँ पे आप देखो कितनी आ रही है बेटा इसकी
3 और एक 4 आ रही है, राइट, +4 आ रही है। तो एवरेज अगर आप देखोगे तो +3 आ रही है, तो कह सकते हैं इसमें +3 इसमें +3, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। बाकियों में अलग अलग है, कैसे पता लगा? अगर हम देखें, एक है NO3 माइनस, NO3 माइनस में तो अपने सबको पता है +5 आती है, तो ये हो गया +5। और है बेटा NO2, NO2 में कितनी आएगी? +4। अलग अलग है। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में दे रखी है NO, NO में नाइट्रोजन +2, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सेम फंडा चलते आ रहा है। और N2O5, N2O5 में वही बना सकते हैं N डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, इस पे प्लस कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन से मिली, एक यहाँ से +5 आ रही है। +2 +5 सेम नहीं है, +5 +4 सेम नहीं है, +3 सेम था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, लेकिन बट बिकॉज ऑफ ऑप्शन 1 इज correct, so none of this is wrong. I mean, okay, that's confusing, but option number 1 is correct. Okay, 113 says we have to calculate the E cell nernst equation। बेटा हमें लगानी है, आसान सा क्वेश्चन है। आपको मैग्नीशियम सॉलिड दिया हुआ है +2Ag प्लस, और यहाँ से हमारा बन रहा है मैग्नीशियम का 2++ 2Ag के सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.0001, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर, राइट। हमें बताना है, इन्होंने E नोट सेल दे दिया है, E नोट सेल इज गिवन एज 3.17 वोल्ट। हमें E सेल निकालना है बेटा। E सेल अपना होगा E नोट सेल माइनस 0.0529, इसको 0.06 लिख लेते हैं, बाई n कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक्सचेंज है, इनटू लो प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन Mg2+ का आएगा, Mg2+ कंसंट्रेशन। ये सॉलिड है हटा दो, रिएक्टेंट साइड में Ag है, लेकिन एक गलती जो आप कर सकते हो वो क्या? Ag का कोफिशिएंट बेटा स्क्वायर आएगा, बस यही गलती हो सकती है। और ये इतनी कॉमन मिस्टेक है ना, एग्जाम में भी हो जाती है। देखिए इस इक्वेशन में दो ही तो चीजें हैं, एक आपका ये n निकालना थोड़ा टफ लगता है लोगों को, बट ये है एक चीज, ठीक है। और दूसरा ये कई बार ये बहुत बेसिक है, लेकिन तब भी हम गलती कर देते हैं ना, इसको भूल जाते हैं, तो यहाँ से गलती हो सकती थी। E नोट से अगर आप देखोगे तो बेटा 3.17 दिया होगा माइनस 0.06 बाई n कितना हो जाएगा 2। भाई 2 Ag प्लस थे, 2 Ag प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, भाई Mg जो था उसने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज किए, Mg2+ बन गया, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए? 2 Ag प्लस ने, राइट। तो n फैक्टर n जो यहाँ पे है वो 2 हो जाएगा log Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, इसका कितना है 10⁻⁻4 है यार, तो स्क्वायर करोगे 10⁻⁻8 बनेगा, ये तो 0 है, ये कितना हो जाएगा 10⁻7, तो log में लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3.17 माइनस 0.06 बाई 2 इंटू 7, क्योंकि log का बेस भी 10 होता है तो वो 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितना है बेटा, ये दिस कम्स आउट टू बी 3.17 माइनस कितना हो जाएगा 0.42 बाई 2, दैट इज सचिन वैल्यू इज 0.21, और 0.21 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 17.4, तो विच मीन्स 2.96 टाइम्स 2.96 वोल्ट, और ये कितना जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 114 दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें पता है भाई क्या आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बेंजीन जो है आपको दी हुई है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो बेंजीन की किसी पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद वहां पे लग जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां पे खुद आ गया है, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये समझते हैं कि वो किस तरह का वहां पे जो है इंटरमीडिएट डेवलप होगा, वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने कहा कुछ इस तरह की रिंग है, मान लीजिए NO2+ आया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गए, इलेक्ट्रॉन्स गए तो बेटा क्या आएगा प्लस चार्ज। तो अगर रिंग में कोई ऐसा ग्रुप हो जो इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता हो, तो उसका बेटा क्या होगा, रेट ज्यादा होगा उस रिएक्शन का, क्योंकि वहां पे क्या इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो रहा है। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको, राइट। तो मैंने कहा कि +R ग्रुप जो है, राइट, वो अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि ऑप्शन नंबर 1 इज सिंपली बेंजीन, ऑप्शन नंबर 2 इज यहाँ पे CH3, ये क्या शो करेगा प्लस हाइड्रोकॉन्जुगेशन। अच्छा है, इससे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल रहा है उस कार्बन के टाइम को, लेकिन इससे भी अच्छे ऑप्शन है हमारे पास, क्या OCH3, भाई ये तो +M शो करेगा, वेरी गुड। उसके बाद बेटा एक डीएक्टिवेटिंग भी दे दिया है,
ये तो ना होता तो ये अच्छा था, क्यों? क्योंकि माइनस एम शो करेगा, डीएक्टिवेट करेगा हमारे इंटरमीडिएट को। तो मैंने कहा कि जो थर्ड है, दिस इज थर्ड, जैसे बनाए हैं वैसे ही हैं, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। तो सबसे अच्छा कौन हुआ? थर्ड। उसके बाद कौन हुआ? हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद CHO ना होता तो अच्छा था, और फिर CHO। तो ये आना चाहिए बेटा 3214 ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में हमें क्या पता करना है बेटा? मीसो कंपाउंड कौन सा है ये पता करना है। यहाँ पे जनरली बच्चे गलती क्या कर देते हैं मीसो कंपाउंड देखते टाइम कि वो सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे टूट पड़ते हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि हम बात कर रहे हैं मीसो की, विच मींस इंटरनल कॉम्पेंसेशन की वजह से वो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा सर क्या मतलब है इसका? कि देखिए इंटरनल कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, विच मींस पहले कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको लाइट को जो है जो डेक्स्ट्रो का काम करेगा, फिर कुछ ऐसा भी होना चाहिए उसके अंदर जो लीवो का काम करेगा। मतलब राइट अपनी लाइट जो है वो राइट में भी घूमेगी बेटा, लेफ्ट में भी घूमेगी, राइट टंग टेस्टर हो गया, तो लेफ्ट में घूमेगी, राइट में घूमेगी, और ओवरऑल जब आप फाइनली देखोगे सॉल्यूशन में से तो वो आपको उसमें डेरिवेशन मिलेगा ही नहीं लाइट के उसमें, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए अंदर, विच मींस अंदर कोई कायरल सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, कायरल सेंटर है ही नहीं, तो वो तो आपका मॉलिक्यूल मतलब वो तो मीसो डिफाइन तब करोगे जब कम से कम कायरल सेंटर हो और उसके बाद भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिले। अगर कायरल सेंटर नहीं है बेटा तो वहां पे आप मीसो को डिफाइन नहीं करोगे, वो गलत होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे Me which means CH3 दोनों बाहर की तरफ हैं। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है? हमने कहा देखिए स्टीरियो सेंटर है क्या यहाँ पे? तो हमने कहा कि ये अगर हम देखें तो ये ऊपर है तो अंदर की तरफ हाइड्रोजन होगा बेटा, दो अलग अलग ग्रुप हो गए इस कार्बन पे, इधर गए एक कार्बन मिला, इधर गए कार्बन मिला, आगे गए दोबारा कार्बन, उस पे दो हाइड्रोजन, आगे गए एक कार्बन, उस पे मिथाइल ग्रुप, विच मींस ये कायरल सेंटर है, चार अलग अलग ग्रुप हैं। सिमिलरली ये भी है और ये इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, तो बेटा ये मीसो है, ऑप्शन ए ही मीसो है। बाकी देखते हैं। अच्छा ऑप्शन टू बी मीसो है क्या? यहाँ पे फिर CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, राइट। तो इसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है बेटा। और अगर हम देखें तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, मिथाइल है, Br है, और फिर उसके बाद ये पूरा अलग ग्रुप है, तो कायरल सेंटर भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो क्या हो जाएगा? ये भी मीसो है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? भाई ये sp3 है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो इस पे चार अलग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, चार अलग ग्रुप नहीं है, ये सारे sp2 है, तो इस पे तो कायरल सेंटर नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे कुछ भी देखने का, ये मीसो नहीं है। ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं बेटा। Me ये Br बाहर की तरफ, ये Br अंदर की तरफ, ये Br बाहर की तरफ, और यहाँ पे भी ये Me ही है, तो ये कायरल सेंटर है क्योंकि Br बाहर की तरफ है तो हाइड्रोजन अंदर की तरफ होगा, एक मिथाइल है, Br है, H है, और ये चौथा ग्रुप अलग है। अगेन कायरल सेंटर यहाँ पे है और इसके अबाउट बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल रही है। अगर इसके अबाउट आप काटोगे तो क्या है? ये ब्रोमीन तो कट ही जाएगा, ये ब्रोमीन बाहर की तरफ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ रही है। तो हमने कहा कि डी में भी मीसो है, तो ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 116। इट सेज इन विच बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 116 किस किस की बात कर रहा है? NH3, NH4 प्लस, PH3, SCl2। देखिए अगर हम समझना चाहें तो NH3 में क्या है बेटा? 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, राइट। sp3 है, होना चाहिए था वो 10928, लेकिन क्योंकि लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो कम मिलता है, अपने को पता है कम मिलता है 107 के आसपास, राइट। अच्छा तो कितना मिलता है इसमें? 107 के आसपास, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो NH4 प्लस, विच मीन जो लोन पेयर था उसने भी बेटा क्या है? हाइड्रोजन H प्लस एक्सेप्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे क्या है? चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे आपको 109 डिग्री 28 मिनट बिल्कुल एग्जैक्ट जो sp3 बेटा वो यहाँ पे उतना बॉन्ड एंगल मिलेगा, तो विच मींस NH4 प्लस अभी तो जीत रहा है।
pH 3 की अगर आप बात करोगे बेटा, यहाँ पे आप ड्रैगोजोल लगाओगे, इसमें बॉन्डिंग कलर में बताया 92 के आसपास मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है pH 3 बेटा, इसके ऊपर लोन पेयर है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम में लोन पेयर होना चाहिए, थर्ड पीरियड है उससे नीचे का जो सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये सारी रूल्स जो है ड्रैगो रूल में आते हैं, तो वो वहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन हमें नहीं मिलता है, सिंपली आपके ऑर्बिटल्स जो है वही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री के आसपास यानी कि वही 92 डिग्री के आसपास जो है आपको यहाँ पे बॉन्ड एंगल मिलता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो उसके बाद HCl की बात करोगे बेटा, तो HCl Cl ये कुछ इस तरह का है ना, H2O टाइप का ही हो गया, और यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, तो ऑब्वियसली लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो एंगल है बेटा वो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम एंगल इसमें है NH4+ में, ऑप्शन नंबर मतलब NH4+ ऑप्शन नंबर 2 में जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 अगेन आसान है ना, आसान नहीं बोलेंगे है ना, मतलब ठीक क्वेश्चन है, जिस लेवल के क्वेश्चन इस पेपर में हम देखते हैं काफी आसान क्वेश्चन भी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या है आपका ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का है, डेल्टा H अपने को एंथैल्पी क्या है कैलकुलेशन पूछ रखी है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें एंथैल्पी कैलकुलेशन पूछ रहे हैं। अपने को प्रेशर दे दिया है, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, कहाँ पे रिएक्शन जा रही है, मतलब प्रोसेस कहाँ से कहाँ जा रही है, तो 117। तो इन्होंने बोला है कि टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको बोल दिया गया है कि नंबर ऑफ मोल इज 1, ठीक है, तो 1 मोल है, और बोल दिया है कि प्रोसेस जो है बेटा वो क्या है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। हमें क्या बताना है, P1 जो है बेटा वो 2 एटमॉस्फेयर है, और P2 जो है बेटा वो 1 एटमॉस्फेयर है, तो 2 से 1 पे जा रहा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा H फॉर दिस प्रोसेस। देखिए डेल्टा H क्या होता है बेटा, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, राइट। तो डेल्टा U की अगर हम बात करें, देखिए आइसोथर्मल है तो आपके जो है बेटा इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा U तो वैसे ही 0 हो गया, है ना। इस पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका PdV प्लस बेटा VdP, रिप्लेस कर दीजिए, P को लिख दीजिए nRT/V, तो ये हो जाएगा nRT/dV/V, प्लस B को लिख दीजिए nRT/P, तो ये हो जाएगा nRT/dP/P। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखिए T तो कांस्टेंट अपना रहेगा, आइसोथर्मल है, तो nRT तो सेम है, ठीक है, और आइसोथर्मल है मतलब अगर T कांस्टेंट है विच मींस P1 V1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे P2 V2, तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा nRT ln V2/V1 प्लस nRT ln P2/P1। यहाँ से क्या निकल के आएगा, आइसोथर्मल से यहाँ से निकल के आया P1/P2 इज इक्वल टू बेटा V2/V1। अच्छा, तो इस ln वाली चीज को ना उल्टा कर देते हैं, P1/P2 कर देते हैं, तो P1/P2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो P1/P2, और P1/P2 सेम एज V2/V1, तो इसको लिख दो V2/V1, तो ये तो कट गया बेटा, 0 आ गया, which means एंथैल्पी चेंज क्या है रिवर्सिबल आइसोथर्मल में बेटा होगा ही नहीं, डेल्टा H क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 हमसे क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं। एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं बेटा, केमिकल एड्सॉर्प्शन है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये पूछ रहे हैं कि डेल्टा H क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है, हमें बताना है डेल्टा H डेल्टा S। देखिए अगर आपको जितने भी एग्जाम हो रहे हैं HST 1 से लेकर FST जितने भी हो रहे हैं, अगर आप उन सारे पेपर्स को भी अच्छे से करोगे ना, आई मीन आपने पेपर दिया बेटा, घर आए जितनी भी गलतियां हुई आपने दोबारा उन सारी को देखा, बॉन्ड एंगल में क्वेश्चन आया, आपने बॉन्ड एंगल को अच्छे से समझा, एड्सॉर्प्शन भी जो भी पूछ रहा है उस तरीके का, प्रेशर का साथ वेरिएशन, टेम्परेचर साथ वेरिएशन, फिजिकल है केमिकल है, ये सारी चीज़ें अगर आप ये सारी चीज़ें भी घर आके दोबारा पेपर को अच्छे से देखोगे, सारे क्वेश्चन अगर आपको बाद में आते हैं हर एक पेपर से, तो आई थिंक आपकी केमिस्ट्री क्या है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे काफ़ी सुधर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि पेपर दे के आए चलिए चिल मार दिया, मेरे तो 180 में से 160 आ गए, 120 आ गए, ठीक है आराम करते हैं, नहीं, जो 160 के बाद जो 20 मार्क्स नहीं आए वो कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं, वो समझ के उन क्वेश्चंस को दोबारा समझना है, वो आपको नेक्स्ट टर्न पे आए तो गलत नहीं होनी चाहिए, वरना पेपर का फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक पेपर का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए पेपर के बाद। तो डेल्टा H डेल्टा S और डेल्टा G इनका साइन बताना है बेटा केमिकल एड्सॉर्प्शन का। यार देखो सिंपल सी बात है, एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आपकी सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे कुछ साइड्स होंगी जहाँ पे आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे ये क्या है बेटा आके एड्सॉर्ब कर रहे हैं, तो एंट्रोपी तो रैंडमनेस है
है ना, मेजर ऑफ रेंडमनेस इज एंट्रोपी। तो अगर आपका गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पे आके बेटा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, व्हिच मींस कि उनकी जो फ्रीडम थी एक तरह से चली जा रही है, तो रेंडमनेस तो कम हो रही है, राइट। तो रेंडमनेस कम हो रही है तो डेल्टा एस वुड बी सर्टेनली लेस देन 0। अभी बात समझते हैं कि डेल्टा जी, और एडसॉर्प्शन क्या बेटा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस हमने देखा लेस देन 0 है क्योंकि रेंडमनेस घट रही है, तो दिस इज आल्सो नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। डेल्टा जी इज नेगेटिव बिकॉज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो ये नेगेटिव आएगा। बल्कि इतना भी हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच हैज टू बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, और इसका साइन क्या होगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल इसको नेगेटिव बनना है, ठीक है। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस भी नेगेटिव था, डेल्टा जी भी नेगेटिव था, सारे के सारे नेगेटिव हैं, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 119 की अगर हम बात करें, आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है बेटा, जीओसी से क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। हमें पता है कि भाई समझ ही लेते हैं इसको, CH2 माइनस एक ग्रुप लगाया है पहले मेटा पोजीशन पे, ये वाली ए ऑप्शन में ऑर्थो पे, CH2 माइनस फिर मेटा पे है, CH2 माइनस फिर पैरा पोजीशन पे है, और एक में है ही नहीं CN, ठीक है, साइनाइड। तो देखिए ये माइनस चार्ज जो है बेटा, ये इधर आया कंजुगेशन ना, रेजोनेंस करके ये इधर जाएगा, तो इस जो ऑर्थो पोजीशन है, सिमिलरली पैरा पोजीशन, हमें पता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या रेजोनेंस करके वो नेगेटिव चार्ज जाएगा। नेगेटिव को अगर स्टेबलाइज करना है तो बेटा हमें क्या है, कुछ विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप चाहिए, मतलब अगर आपके पास माइनस m है जो उसको विड्रॉ करेगा, ठीक है, वो उसको क्या स्टेबलाइज करेगा। अगर Cn माइनस है वो माइनस आएगा तो वो Cn माइनस को स्टेबलाइज करेगा कि वहां पे भी रेजोनेंस आपका हो सकता है। ओके, तो हमने कहा कि ऑर्थो पैरा पे अगर माइनस आया और वहां पे मतलब वो तो आएगा ही, अगर वहां पे आपका कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप है, व्हिच मींस कि माइनस m अगर आपका है, माइनस i अगर आपका है, माइनस i तो कहीं भी रहे डजंट मैटर, राइट, वो तो मेटा पे रहेगा तो भी माइनस m विल वर्क, राइट। तो हमने कहा कि विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होना चाहिए, व्हिच मींस कि 1 2 3 तीनों बेटर है फोर्थ से, क्योंकि साइनाइड विड्रॉइंग नेचर का है और फोर्थ में नहीं है। मेटा पे बेटा माइनस m नहीं हो पाएगा तो 1 और 3 ज्यादा स्टेबलाइज होंगे। अब माइनस m तो ऑर्थो पे पैरा पे डजंट मैटर, दोनों पे क्या है माइनस m तो होगा ही, तो माइनस i बेटर कौन शो कर पाएगा, Cn माइनस जितनी पास होगा, साइनाइड जितनी पास है वो साइनो ग्रुप जितनी पास है उतना अच्छा है, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए उतना अच्छा विड्रॉ करेगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है अपना इंडक्टिव। तो पैरा पोजीशन पे बेटा बहुत कम माइनस है देखने को मिलेगा एज कंपेयर्ड टू ऑर्थो, तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर पैरा पोजीशन पे ड्यू टू माइनस m, यहाँ पे क्या है माइनस i प्लस माइनस m, मतलब जो जीता है माइनस i की वजह से जीता है, क्योंकि पैरा पे माइनस m तो हो ही रहा था। उसके बाद इंडक्टिव यहाँ पे होगा व्हिच इज अगेन बेटर देन कुछ ना से तो सही है, फोर्थ में कुछ नहीं है, तो 1 3 2 4 आपका आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, और काफी आसान है तो यहीं पे देख लेते हैं। इसने क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, आप DU क्लियरली देख सकते हैं, DURE1, तो यहाँ पे हमें बोल दिया है कि it does not give precipitate with 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ हमें पता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन से बेटा वो क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, पानी वहां से निकल जाएगा, तो है ना। आप ये सारे आप एल्डिहाइड कीटोन्स में वो रिएक्शंस आपको लिखाई गई होंगी, अगर आपको याद नहीं है बेटा तो जाके देखिए, पलटिए अपने पेजेस, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन देता है, और अगर ऐसा है मतलब अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो नहीं होगा ये मॉलिक्यूल, क्योंकि वो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन 1 में आपको प्रोपेनॉल्डिहाइड दिया है, गलत हो गया क्योंकि एल्डिहाइड तो रिएक्शन देता, दूसरे में एसीटोन दिया है रिएक्शन देता, गलत हो गया है। तो थर्ड और फोर्थ जो है उसमें C डबल बॉन्ड C दिया है, वो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन एक और बात हमें बताई गई है डिफरेंशिएट करने के लिए कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम, मेटालिक सोडियम से रिएक्ट नहीं करता, व्हिच मींस एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन अगर होता बेटा तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो H+ जो है वो सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होती, लेकिन लिबरेट नहीं हो रही है हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट नहीं कर रहा है, व्हिच मींस एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन है, अल्कोहल दिया हुआ है भाई, थर्ड ऑप्शन क्या है, ऐसा कुछ है,
C डबल बॉन्ड C फिर C पे OH। अल्कोहल तो ऐसे नहीं है ना बेटा, ये तो लिबरेट कर देता, तो ये गलत है, तो ये नहीं होगा। तो एक ईथर बना रखा है डी ऑप्शन में, वही सही आंसर है। यहाँ पे कोई एसिड हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 121 को अगर हम समझे तो हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 121। तो आई होप ये ब्लू वाला आपको दिखेगा, ठीक है। तो हमें बताना है बेटा, अपने को दिया गया है O8 18 2 माइनस, इसमें हमें बताना है इसके जो मोल्स दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 2 × 10⁻³ मोल्स। हमें क्या बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें होंगे। पहले समझते हैं कि जो ये इन्होंने दिया है इसमें प्रोटॉन कितने हैं भाई, प्रोटॉन कितने होंगे, ये लिखा है एटॉमिक नंबर भाई 8। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, फिर मास नंबर में से घटा दीजिए, 18 - 8 = 10। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होता तो प्रोटॉन के बराबर होते, न्यूट्रल नहीं है, 2 - एक्स्ट्रा है, 8 + 2 कितने होंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब मोल्स कितने हैं इसके, इतने, तो कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, Na 6 × 10⁻23 into moles that is 2 × 10⁻³ ये कितना जाएगा बेटा 12 × 10⁻20। इतने मॉलिक्यूल्स तो इस स्पीशीज के हैं, हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा 10, तो इंटू 10 ये कितना हो गया 12 × 10⁻21 = 1.2 10⁻22। इतने आपको मिलने चाहिए, 1.2 10⁻22 ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। 122 में आपसे पूछा गया है आयनिक रेडियस का साइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, इतनी बार आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, पोटेशियम प्लस में है, कैल्शियम जो है 2+ में है, क्लोराइड है और सल्फाइड है। देखिए सिंपल सी बात है, हमें पता है कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक व्हिच मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दी स्पीशीज आर सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आप बता ही सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं, कैल्शियम 2+ में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बेटा पोटेशियम, एज कंपेयर टू क्लोराइड, एज कंपेयर टू सल्फाइड, राइट। अच्छा, क्योंकि कैल्शियम में हमें पता है 20 होते हैं, इसमें 19 होते हैं, इसमें 17 होते हैं, इसमें 16 होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, सेम है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देख सकते हो 19 वाले में +1 लगा दिया 18 बन गए, 17 में -1 लगा दिया 18 बन गए, 20 में +2 कर दिया 18 बन गए। इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो बेटा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो वो उस रेडियस को क्या कर देगा, बाहर वाले पे पुल ज्यादा लगेगा प्रोटॉन्स का, तो उसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। तो जो रेडियस का जो साइज आएगा आयनिक रेडियस का, जिसके ज्यादा प्रोटॉन है उसका साइज सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन हुआ, S2- ग्रेटर देन क्लोराइड, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन कैल्शियम 2+। ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा बेटा 1। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 123। 123 बेटा आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से है। पूछा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोवर्ड बाय 5%। तो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट है बेटा कितने का है, 5% है, जब हमने इसमें एक सॉल्यूट को मिलाया। सॉल्यूट नहीं दिया गया है, तो पूछ रहे हैं कि मोलैलिटी क्या है सॉल्यूशन की अप्रोक्सीमेट। देखिए हमें बतानी है क्या मोलैलिटी क्या होगी, क्या बोल रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है बेटा 5%। मतलब अगर पहले 100 पी था प्रेशर, है ना, या पहले पी था, P0 प्रेशर मान लेते हैं इनिशियली, पहले P0 था तो अभी कितना हो गया 5% डिक्रीमेंट, मतलब 0.95 P0। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, वो क्या होती है बेटा कि जितना डिक्रीमेंट हुआ है बाई P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो P0 माइनस P कितना है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है भाई 0.05 डिवाइडेड बाई इनटू P0, और P0 तो P0 ही है, तो ये कितना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का इतना आया है तो सॉल्वेंट में कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.95।
तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये है, सॉलिड का कितना है 0.05। तो इनका मोल्स का रेशियो क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो दैट इज 0.05। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूट के मोल्स बाय टोटल मोल्स, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के मोल्स बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएगा, तो उनके मोल्स का रेशियो क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो, एंड दैट इज 0.95 और ये आ गया 1/19। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इफ n solute is equal to 1 तो n solvent कितना होगा बेटा 90। मुझे निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 1, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट के मोल्स कितना है 19 मोल्स है, वेट कितना होगा बेटा, मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का 18, ये ग्राम में आया, केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आएगा बेटा। इसको अगर आप करना चाहो, देखिए सिंपल है, समझते हैं कि 19 को भी 20 कर दो बेटा, 18 को भी 20 कर दो, कितना जाएगा 4 करोगे तो 2.5 आएगा, राइट, 10/4। तो लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे 18 और 19 था, 20 कर दिया है। इससे थोड़ा क्या आना चाहिए बेटा, ज्यादा आना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो 2.5 ज्यादा एक 3 करके ऑप्शन है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 124। 124 में क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन का। 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटेन है 2 पोजीशन पे, ब्रोमो है, अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करवा रखी है। पूछ रहे हैं कि जो स्ट्रेटजेफ और जो भैया एक प्रोडक्ट बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जो कम स्टेबल होगा, मतलब मेजर और माइनर 2 प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। तो वही पूछ रहा है कि मेजर और माइनर जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, बस यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो अगर हम देखें बेटा 124, 2 ब्रोमोब्यूटेन कैसा होगा, ये हो गया 2 पे ब्रोमो, राइट, दिस इज योर 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसमें क्या किया है उन्होंने, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा बेटा, देखिए H आपके पास इस पोजीशन पे भी है और यहाँ पे आपके पास इस पोजीशन पे भी है, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक KOH क्या है, H- H+ को लेके जाएगा, एसिडिक मतलब यहाँ पे क्या है आपका जो H होगा, क्योंकि ये बेटा बेस है, H+ निकालेगा, तो H+ निकालेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये आपका Br- यहाँ से जाएगा, ये माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिकली हम वही पढ़ते हैं कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक बन सकता है बेटा आपका स्ट्रेटजेफ प्रोडक्ट, एक बन सकता है बेटा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, राइट। हॉफमैन क्या है आपका लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो लेस स्टेबल जो अल्कीन होगी दैट विल बी हॉफमैन, वो आपका क्या होगा बेटा माइनर होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। स्ट्रेटजेफ जो होगा बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी, क्यों, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये हाइड्रोजन निकालने से फायदा है या फिर ये H+ निकालने से, इस वाले में, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आएगा, मतलब इसमें कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C और इसमें कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर ऐसा हुआ बेटा तो ये अल्फा बीटा, तो ये क्या है आपका बीटा ब्यूटाइलिन है, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बेटा आपका अल्फा ब्यूटाइलिन है। तो मेजर प्रोडक्ट ये है, तो 80-20 का रेशियो दे रखा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 80% क्या है मेरा बीटा ब्यूटाइलिन बनना चाहिए, बीटा ब्यूटाइलिन, और जो ये लेस स्टेबल है हॉफमैन दैट शुड बी बेटा मेरा 20% होना चाहिए ना। बल्कि बेस होता केस अलग हो जाता है, यहाँ पे बल्कि बेस नहीं, अल्कोहलिक KOH, राइट, टेट्रा ब्यूटॉक्साइड वगैरह कुछ होता तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, मेजर माइनर। वो आपको बेटा सारा पता होना चाहिए कि बल्कि बेस किस तरीके से एलिमिनेशन जो है, यहाँ वाला जो स्टेबल ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से उसको हाइड्रोजन H+ निकालने में दिक्कत होगी, तो ठीक है, वो सारा रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद बेटा क्या है, थैलिक एसिड दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, थैलिक एसिड हमें दिया है, थैलिक एसिड हमें क्या बताना है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रखी है, किसके साथ, अमोनिया के साथ, और हीट कर रखा है। देखिए अगर थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो मेरे पास थैलिक एसिड है, मैंने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, क्या होगा भाई, एसिड है, बेस है, तो C डबल बॉन्ड O माइनस NH4+, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4+, इसको थोड़ा बहुत हीट करेंगे हल्का फुल्का, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O अमाइड यहाँ पे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O
NH2। लेकिन अगर आपको इसको बेटा स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे तो अमोनिया भी यहाँ से आपका निकल जाएगा और आपको यहाँ से ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NNH। इस तरह का कुछ आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 126 में आपसे बोल रखा है which of the following molecule has 2 unpaired electron with bond order equal to 2। तो MOT का क्वेश्चन है बेटा, ये पढ़ते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बार आप देखते हो ना O2 O2 माइनस O2 माइनस N2 N2, तो आप तो वो जो ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो उनका ऑर्डर है वो आपको बिल्कुल दिमाग में रटा हुआ होता है, और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 2। ये दो कंडीशन हमें दे रखी हैं। पहला देखिए क्या दे रखा है B2 की बात करोगे बेटा क्या आता है, देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अच्छा B2 में कितना है बेटा, बोरॉन में 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 2 4 2 8 हो गए हैं बेटा। फिर क्या जाएगा पाई 2px और आपका पाई 2py, फिर आपका सिग्मा 2pz। तो हमने कहा कि यार देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन 9 10, तो दो अनपेयर्ड हैं, लेकिन आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन से बेटा तो 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आएगा, तो ये नहीं है आंसर। 2 की बात करते हैं, 2 इज N2 की बात करोगे देखिए 8 यहाँ तक आ चुके थे और 6 यहाँ पे जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बॉन्डिंग में है, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गया, 8 गए 14 में से 6 इलेक्ट्रॉन आपकी बॉन्डिंग में बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। ये भी आंसर गलत है, वैसे भी यहाँ पे कुछ भी अनपेयर्ड भी नहीं है N2 के केस में, तो वैसे ही गलत है। फिर आपका आता है बेटा O2 2 माइनस में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये सिग्मा आगे आ जाएगा आपका पाई वाला पीछे चला जाएगा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py, और फिर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहाँ पे अगर हम देखें O2 माइनस बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो पेयर है, अनपेयर्ड नहीं बचा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है बेटा O2 16, 8 यहाँ तक आया था 14 यहाँ तक आया था, ये 15 16, दो अनपेयर्ड हैं। देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग में कितने आए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में आए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2, दैट इज 6 माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 सही है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही है, पढ़ते ही बनना चाहिए था, और 2 इतना करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बेटा यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, और ये आपके HSTs में भी आया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा। बोल रखा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z दैट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, आपका जो रियल वॉल्यूम होगा वो आइडियल पे एनटीपी से ज्यादा होगा या कम होगा, यही पूछ रखा है। देखिए नीट में एनटीपी एसटीपी को सेम मानते हैं, सेम होता नहीं है, लेकिन मानते तो क्या कर सकते हैं। तो एनटीपी बेटा 22.4 लीटर हम बोल रहे हैं, वैसे एसटीपी होना चाहिए, तो 22.4 लीटर बेटा क्या है, एक मोल ऑक्यूपाई करता है, राइट, आइडियल गैस का। जेड को हम डिफाइन करते हैं कि जो रियल गैस ऑक्यूपाई करेगी बाई आपका आइडियल गैस ऑक्यूपाई करेगी, राइट। तो जेड दे रखा है बेटा ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो विच मीन्स कि V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल, और V आइडियल एट एनटीपी इज 22.4 लीटर, तो आपका जो रियल है बेटा दैट वुड बी ग्रेटर देन 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 128 आपका जो है वो अगेन सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से है, और हमें यहाँ पे एक आपको जो सॉल्ट दे रखा है उस सॉल्ट का हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो जो I हम बोलते हैं, I हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, I को अल्फा की टर्म में लिखना पड़ेगा, और वहां से हम क्या है यहाँ पे
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वापस ब्लैक मार्कर पे आ जाते हैं, अज्यूमिंग कि ठीक हो गया होगा ब्लैक मार्कर। चलो 128 आपको जो दे रखा है बेटा 0.004 मोलार Na2SO4, ठीक है, और 0.01 मोलार ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होता, I = 1 होगा, सबको पता है। ये बोल रहे हैं दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था आई थिंक केमिस्ट्री में। आइसोटोनिक मतलब बेटा क्या है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो पाई ऑफ Na2SO4 would be equal to pi of glucose. Pi would be I of Na2SO4, concentration of Na2SO4 that is given as 0.004 into R into T is equal to I of glucose is 1 into concentration of glucose is 0.01 into R into T. RT cancels out, तो मुझे इस I of Na2SO4 को यहाँ से लिखना है बेटा। देखिए Na2SO4 जो होगा वो कैसे होगा, 2Na प्लस क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। अगर इसका 1 मोल है, डिग्री अल्फा मान लेते हैं डिसोसिएशन की, तो बेटा यहाँ पे 2 अल्फा बनेंगे, यहाँ पे अल्फा बनेंगे, तो जो टोटल मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 + 2 अल्फा, क्योंकि माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 2 अल्फा मेरे बाद में होंगे, इनिशियली कितने थे बेटा 1, यही मेरा I है, तो I कितना आ गया 1 + 2 अल्फा, तो I = 1 + 2 अल्फा। अब यहाँ से इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, इंटू 0.004 = 0.01, यही तो बन रहा है। तो इसको बेटा यहाँ पे 10 कर दो, ये 100 होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा 10/4, राइट। 10/4 आ गया है, दैट इज 5/2। 5/2, 1 + 2 अल्फा इज 5/2, तो 1 + 2 अल्फा इज 5/2। तो बेटा यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, 2 - 3 3/4 आ जाएगा, राइट। 75% इज ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। 129 आपसे बोल रखा है अकॉर्डिंग टू CIP रूल, तो जो कान-इंगोल्ड प्रोसेस है अपनी स्टीरियो आइसोमरिज्म में भी डिस्कस करते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है CIP के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स कुछ आपको दिए गए हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ग्रुप्स क्या क्या है बेटा, एक आपको दिया गया है OH, एक आपको दिया गया है C डबल बॉन्ड OH, एक आपको दिया गया है CH2OH और एक आपको दिया गया है CH2। हमें पता है, देखिए अपन एटॉमिक नंबर देखते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले जो लगा हुआ है वो क्या बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली कार्बन से तो ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इसी की हो जाएगी, 1 पे तो यही आएगा। उसके बाद आप देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों में कार्बन है। फिर अपन जाएंगे उसके आगे कि कार्बन के साथ यहाँ बेटा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसको अपन कैसे ट्रीट करेंगे कि इस तरीके से, राइट। वो छोड़ दीजिए, यहीं पे काम हो जाएगा अपना। तो मैंने कहा 3 ऑक्सीजन सब कनेक्टेड है, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो कार्बन है, देखिए मतलब यहाँ पे जो कार्बन है बेटा वो क्या आया, ऑक्सीजन 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 के साथ कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे जो कार्बन है उसका क्या आया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। और यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 की तरह ट्रीट करेंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। देखिए तो पहला वाला देखें तो ऑक्सीजन 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 सेम हो गया, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तो बाहर गया, ये तो फोर्थ हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको देखेंगे। मैंने कहा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, राइट। तो 2 वाले से भी ज्यादा है, व्हिच मींस इसकी प्रायोरिटी बेटा क्या होगी, सेकंड होगी, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, थर्ड होगी। तो पहले OH आएगा बेटा, फिर COOH, फिर CH2, फिर CH2OH, ऑप्शन नंबर 2। काफी बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 130 आपका है नाइट्रेशन के है, आई थिंक ये जेई में ही उठा रखी है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। 2 बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग किसी ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड हैं, है ना। आपका अमाइड का एक ग्रुप है, अमाइड लिगेंड से क्या है, 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड हैं। और हमें ये बताना है कि नाइट्रेशन कौन सी रिंग पे होगा। हमें पता है नाइट्रेशन में अगेन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होगी वही तो अटैक करेगी, जो कम एक्टिवेटेड है बेटा वो कैसे अटैक करेगी। तो नाइट्रेशन कहाँ होगा, जिस रिंग पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो रिंग अटैक करेगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे, हमें यही पता करना है। क्वेश्चन नंबर 130, तो मैंने कहा कि इस तरीके से बेंजीन रिंग NC डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ दिया हुआ है, और यहीं पे नाइट्रेशन करा रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड
HNO3 concentrated H2SO4, ओके H2SO4। तो नाइट्रेशन करवाना है हमें, मतलब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा बेटा NO2+, राइट। NO2+ अगर हम देखें इधर इधर देखिए, ये क्या है, C डबल बॉन्ड है, ये क्या शो करेगा बेटा माइनस है रिंग के साथ। ये क्या है, नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है। हाँ, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा, लेकिन इधर भी तो होगा, तो विच मींस इस रिंग पे इसका क्या आएगा बेटा, प्लस M आएगा। तो ऑब्वियसली इसी पे होगा सब्स्टिट्यूशन। अब ऑर्थो पोजीशन पे क्योंकि क्या है, थोड़ा सा एंट्रेंस होगा, पैरा पोजीशन पे क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो पैरा पे नाइट्रो लगा दीजिए, इसकी वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 आसान क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 131 आपसे बोला गया कि भाई आपके पास कॉपर है, एटॉमिक नंबर दे दिया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं 29, है ना। वैसे को पता होना चाहिए, लेकिन जिन महानुभावों को नहीं पता था आपकी उन्होंने हेल्प कर दी है। तो पूछ रहे हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक स्पिन में होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पिन में होंगे। बेटा बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैंने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2 1s2s2p 3s3p6, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा लिख लेते हैं 4s2, लेकिन 4s2 मान लीजिए 3d9, राइट। लेकिन क्योंकि हम इसको हाफ फील्ड कर सकते हैं तो 10 और 1 ये होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है, कितने अपोजिट स्पिन में है। देखना कि जहां पे फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, जैसे ये d10 है, तो d10 में हमें पता है कि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 में 1 2 3 4 5 5 सेम स्पिन के, 5 फिर अपोजिट स्पिन के। तो जहां पे फुल्ली फील्ड है वहां पे तो आधे आधे दोनों स्पिन के होंगे, विच मींस इन दो में से एक जो है वो सेम स्पिन का होगा। यहाँ पे ऐसे अगेन एक मिलेगा सेम स्पिन का, इन 6 में से 3 सेम स्पिन के होंगे, इन 2 में से एक सेम स्पिन का होगा, 6 में से 3 सेम स्पिन के, 10 में से 5 सेम स्पिन के। इसकी स्पिन आपको नहीं पता कैसी होगी, तो हमने कहा 1 2 3 5 6 3 9 5 14, तो 14 तो दोनों स्पिन के होंगे, ऐसे भी होंगे 14, ऐसे भी होंगे। अब ये जो 15 है वो कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है 15 या ऐसे भी हो सकता है, तो मतलब 14 एक स्पिन के होंगे और 15 एक स्पिन के होंगे, राइट। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझना चाहो तो 15 क्लॉकवाइज 15 एंटी क्लॉकवाइज, 14 क्लॉकवाइज 15 एंटी क्लॉकवाइज और वाइस वर्सा। तो एक स्पिन के 14 होंगे और दूसरी स्पिन के 15 होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन इन वन डायरेक्शन एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन इन अनदर डायरेक्शन। बेटा यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में हमें बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, इक्विवेलेंट कांसेप्ट का क्वेश्चन है, क्या बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे बेसिक मीडियम दिया हुआ है MnO4- है बेटा, और बोला है कि MnO4- ने ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन की, पानी दिया हुआ है इधर, पानी के साथ ये महाशय बोल रहे हैं इधर Mn जो +7 में था वो चला गया +4 में, ब्रोमीन जो -5 में -1 में था वो चला गया +5 में, और OH- बेसिक मीडियम है। हमें बैलेंस करना है और किस किस का कोफिशिएंट बताना है, MnO4- का, BrO3- का और OH- का कोफिशिएंट हमें बताना है। देखिए सिंपल है, यहाँ पे मैंने कहा कि ये +7 में था, ये -1 में था, ये +4 में चला गया, ये +5 में चला गया, राइट। वो आप निकाल सकते हैं बेटा, आसान है। तो +4 से इसने क्या किया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, +4 में चला गया। -1 से इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये +5 में चला गया। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, मतलब मुझे इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे समझते हैं। दोनों हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं कि MnO4- ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, MnO2 बन गया, Br- ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए और +5 में चला गया। तो मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। तो मैंने कहा कि 2 MnO4- प्लस Br- गोइंग टू 2 MnO2 प्लस बेटा हो जाएगा BrO5-। अब बैलेंसिंग करनी है, ऑक्सीजन बैलेंस करिए, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 जा 4 + 5 व्हाट MnO2 Br, ओके 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 ओके। देखिए अब मैंने इधर BrO5 लिख लिया है, ठीक है, तो सॉरी गाइस, BrO3। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखा था, तो मुझे +5 तो पता ही था कि ब्रोमेट बन रहा है, बट वो O5 मिस्टेक जस्ट करेक्टेड है ना। तो कुछ होता है, कुछ टाइम से कुछ बच्चे सोच रहे हो BrO5 में सर क्या बोल रहे हैं यार, कैसे +5 वहां पे आ रही है। ठीक है, BrO3 कर लीजिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑक्सीजन अगर हम देखें
तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 प्लस 3 7, राइट। तो इधर 8 ऑक्सीजन है बेटा, उधर कितने आ रहे हैं 7 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो विच मींस एक ऑक्सीजन इधर कम है, तो इधर मैंने एक H2 ऐड कर दिया। लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इधर H2 आ रहा है, तो मैंने क्या किया इधर 2H प्लस ऐड कर दिया। लेकिन मीडियम तो बेसिक है, H प्लस नहीं रह सकता है, तो 2H प्लस ऐड किया है तो 2OH माइनस भी ऐड करना पड़ेगा। 2OH माइनस इधर ऐड किया तो 2H माइनस उधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2OH माइनस इधर, ये HOH मिलकर पानी बना लेंगे 2H2O, एक H2O इधर है तो इधर बचेगा एक H2O। तो फाइनल रिएक्शन क्या आई, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस पानी का एक उधर से कैंसिल हो गया H2O इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस 0.5 प्लस बेटा 2OH माइनस। कोफिशिएंट क्या है 2 1 2 2 1 2, कौन सा ऑप्शन में है, फोन बंद हो रहा है, 2 1 2 बेटा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 आपका एलिंगम डायग्राम पे है, मतलब कि से आसान क्वेश्चन है। अगर आपको जो डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है उसमें जो ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो लाइनें आती हैं आपकी समझ में आता है कि कौन सी लाइन किसको क्रॉस करती है, तो क्या मतलब है उसका। देखिए डेल्टा जी नॉट का है, इट मींस कि अगर आप दो लाइनें उठा रहे हो, इट मींस कि दो चीजों की ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी वहां पे है और उन दो रिएक्शंस को अगर आप ऐड कर रहे हो, अगर उनका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ रहा है व्हिच मींस कि बेटा वो स्पॉन्टेनियस है, आप वो चीज करवा सकते हो। देखिए रिडक्शन के लिए एलिंगम डायग्राम आया था, तो क्वेश्चन देखते हैं 133। एक लाइन ऐसे है, देखिए हम केवल उसी से काम रखते हैं जिसका हमारा काम है अपना ऐसे, ठीक है। एक दे रखा है FeO, हमें FeO को रिड्यूस कराना है किससे, कार्बन से, तो FeO को कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है प्लस Fe बनाना है, ये काम हमें करवाना है। हमें जो ग्राफ में दे रखा है वो दे रखा है कि Fe से FeO बनने की टेंडेंसी और C से CO बनने की, राइट। C से CO का कर्व कुछ ऐसा आया, ठीक है, दिस इज C से CO, और Fe से FeO बनने का कुछ ऐसा है इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बेटा Fe से FeO बन रहा है, ठीक है। अच्छा आप समझते हैं, और ये पॉइंट बोल रखा है A, इसके इर्द गिर्द बाकी कर्व भी हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हमने को पता है C से CO2 की होती है, ठीक है, और एक और लाइन है C से CO से CO2 की परहैप्स, यस। ये पॉइंट D है, ये जहां पे कट कर रहा है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट B है, तमाम तरह के पॉइंट बना दिए, इनका मन चल गया हमें G F H भी डाल देंगे। लेकिन बेटा ये टेम्परेचर है और ये डेल्टा G नॉट है, हमारा काम किन लाइनों से पहले वो समझ में आना चाहिए। कार्बन को ऑक्सीडाइज करके हम CO में लेके जा रहे हैं और कार्बन रिड्यूस कर रहा है बेटा FeO को Fe में। देखिए FeO ये रहा, Fe को FeO वाली लाइन ले रही, एक मिनट, लाइन भी मैंने टेढ़ी खींच दी है, यहाँ पे रेड का यूज करते हैं। देखिए CO से ये रही लाइन, ठीक है, और दूसरी लाइन जिसकी हमें फिक्र है वो ये है, ये किस पॉइंट पे कट कर रही है, A पॉइंट पे। अगर आप ये रिएक्शन लिख रहे हो समझना कि A पॉइंट के बाद बेटा C से CO का जो लाइन है वो ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, उसका डेल्टा G नॉट एज कंपेयर टू Fe से FeO, है ना। हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि ये जीरो की लाइन है ना, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं कुछ, लेकिन ज्यादा नेगेटिव कौन है, C से CO है, किस पॉइंट के बाद बेटा, A पॉइंट के बाद। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे, इसका उल्टा ऐड करना है ना, FeO से Fe और C से CO, वो नेगेटिव कब आएगा, जब मैं कुछ इस रेंज में दूंगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ये कर्व उससे नीचे है। तो यही मतलब है इसका कि कौन किसको कब रिड्यूस कर, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये होता कि CO से CO2 बनाना है हमें, तो कौन से पॉइंट के बाद फिजिबल होगी रिएक्शन, मतलब वो CO से CO2 जाना और FeO से Fe बनना, कौन सा पॉइंट है, कब क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा देखिए अब CO से CO2, ये जैसे ये D पॉइंट है, D पॉइंट के बाद उल्टा हो रहा है, Fe से FeO बनना, ये वाली लाइन नीचे एज कंपेयर टू इसके, मतलब D पॉइंट के बाद तो ये वाली प्रोसेस हो ही नहीं सकती, ठीक है, इसका ये मतलब है सिंपल सा। और इसके नीचे तो रिड्यूस हो ही जाएगा ये, है ना, इसके नीचे देखिए ये वाली लाइन हमेशा उससे नीचे है, ठीक है। तो C से CO लेकिन हमें पूछा है, तो C से CO जो है, अगर आप देखो A पॉइंट के इधर, तो A पॉइंट के इधर C से CO वाली लाइन बेटा ऊपर है और ये Fe वाली लाइन क्या है,
नीचे तो वहां पे रिडक्शन नहीं हो पाएगा एफईओ का, नीचे होनी चाहिए जो रिड्यूस करने वाला है उसकी लाइन, तो ये वाली। तो ए पॉइंट के बाद आप जो है जो मर्जी जाओ हो जाएगा, तो अबव पॉइंट ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और आई थिंक ये वाला कलर काफी अच्छा दिख रहा है ना, ब्राइट भी है, तो इसी से बाकी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 134। 134 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी रिटन फॉर द कंपाउंड। कंपाउंड क्या किया है, बहुत ही आसान है बेटा, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ बहुत ही आसान है। इधर Cl है, इधर मिथाइल है, सिमेट्रिकल ही नहीं है। कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, एक C डबल बॉन्ड C ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है बेटा, हर एक से ट्रांस हो सकते हैं, 2 to the power 3, ये आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 135। 135 में क्या है, PHBV किसका पॉलीमर है। PHBV इज ए पॉलीमर ऑफ, इसको जो मोनोमर से पूछे, देखिए केवल क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है कि PHBV हमें पता है बायोडिग्रेडेबल है, राइट। PHBV और नायलॉन टू नायलॉन 6 ये अपने क्या है, दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं। और ऑब्वियसली जो आपके जो है कई बार नेचुरल लकड़ी भी दे देंगे तो वो तो बायोडिग्रेडेबल होंगे, जो नेचर में खुद से बना है वो तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो हमने कहा कि PHBV की अगर आप बात करो, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलोरेट, ठीक है, तो उसकी अगर आप बात करोगे बेटा PHBV वो होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, ये OH है, इस OH को उठा के इस कार्बोक्सिलिक पे अटैक करवाओ, बेसिकली कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल की रिएक्शन करवा के वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन करो आप, ठीक है, वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन करो। तो ये इसके मोनोमर हैं दोनों, ठीक है, और ये आपको मिलेगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पॉलीमर से पता होना चाहिए था, वरना नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। लिंगन डायग्राम का यूज आप अच्छे से सीख लीजिए, जेईई मेंस में भी काफी सॉरी यू आर नीट गाइस, सॉरी, लेकिन ठीक है, तो अच्छे से तैयारी आपकी आई होप आप लोग कर रहे होंगे। एग्जाम का तो पता नहीं बेटा पोस्टपोन होंगे या नहीं, है ना, कोरोना जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसका पूरा फायदा उठाना है, ठीक है। आपके टीचर्स लोग मेहनत कर रहे हैं सेंटर्स पे, तो उनके साथ लगे रहिए और उम्मीद है आप जो है बाकी आने पेपर्स में और अच्छा करेंगे। अगेन जैसी बात हमने कही है कि केमिस्ट्री के जितने पेपर्स हो रहे हैं सब में ठीक ठाक क्वेश्चन है, नीट लेवल के ही है, तो उनको आप आके दोबारा रिवाइज कीजिए, जहाँ पे गलती की समझिए कहाँ हुई है, और वो क्वेश्चन दोबारा अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब नॉट नेसेसरीली कि सेम क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डेटा चेंज होकर भी आया तो आई मीन आपको कॉन्सेप्ट बेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ बेटा मिलते हैं आपके अगले जो टेस्ट का सॉल्यूशन होगा FST 3, उसमें मिलेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय।